वेलकम बैक टू पिकनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज हमारे गेस्ट हैं एजुकेशनल पॉडकास्ट में। हमारे गेस्ट हैं जो स्कूल टाइम पे खुद इंट्रोवर्ट होते थे और आज वो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं। एक स्टोरी टेलर से लेके एक आईआईटीएन ग्रेजुएट हमारे साथ हैं, आर्यन भैया। तो सबसे पहले आप आर्यन भैया, कैसा लग रहा है आपको पहले यहाँ पे आके? हाउ आर यू? हेलो। अच्छा लग रहा है यार, देखते हैं अभी करेंगे कुछ बातचीत तो अगर कुछ सीखने को मिले आप लोगों को। मैं अपनी स्टोरी वोरी बताऊंगा मैं, और तो क्या। और मतलब अगर आपको उसमें से कुछ निकलता है कि कुछ सीखने को मिलेगा तो अच्छी बात है। हम ट्राई करेंगे इस पॉडकास्ट में कि आपके लिए कुछ वैल्यूबल हो और कुछ आप गेन कर पाएँ इस पॉडकास्ट से। तो स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को। तो भैया, जैसे कि ठीक है। आपके जो पास्ट वीडियोज़ हैं, उससे भी ये पता चलता है कि आप पहले इंट्रोवर्ट हुआ करते थे, एज़ अ इंट्रोवर्ट। तो क्या लगता है कि इंट्रोवर्ट की आपके लाइफ में क्या डेफिनेशन थी? कि एक स्टेज फ़ियर था या फिर एक कॉन्फिडेंट गाय नहीं थे? क्या था आपके हम्म। हिसाब से? एक इंट्रोवर्ट गाय का क्या प्रॉब्लम्स थी और आपके अंदर कैसी इंट्रोवर्टनेस थी? तो मतलब ऐसा एज सच कुछ स्टेज फियर वगैरह तो को भी नहीं था। इंट्रोवर्ट में और दोस्त वोस्त भी थे, ऐसा भी नहीं। लोग जनरली कहते हैं कि इंट्रोवर्ट है तो मतलब दोस्त नहीं होंगे या कुछ नहीं होगा। मेरा ऐसा था बस कि दोस्त भी हैं बट मैं बहुत ज़्यादा बोलता नहीं था, लोगों से बात नहीं करता था। और दोस्तों में तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है बोल रहा हूँ, बट कोई जैसे 4-5 नए लोग आ जाएं या जैसे मैं तेरे साथ अब ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो ऐसा कुछ नहीं कर पाता था मैं। मतलब मैं ऐसे 4 लोगों के बीच मेरे को अगर बैठा दिया और मैं नहीं जानता किसी को तो मैं बिल्कुल नहीं बोल पाऊँगा, बस चुप बैठा रहूँगा पूरे टाइम। और दोस्तों में भी ऐसे कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हो कि मैं बात कर रहा हूँ खुद से, बस ऐसे ठीक है हूँ मैं। और ऐसे मेन पार्ट नहीं था मैं बहुत ज़्यादा ऐसे दोस्तों में कि मैं बहुत बोल रहा हूँ, हंसी मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं था। मतलब मैं थोड़ा शांत ही रहता था, चुप ही रहता था। तो स्कूल टाइम में ऐसा ही था मोस्टली। ऐसे कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी मैं कहूँगा, बट मैं तब से बस मेरे को ऐसा ही था कि मैं अपने आप में ही रहता था, अकेला ही रहता था। क्लास में भी अगर सब लोग कुछ खेल रहे हैं, मस्ती वस्ती कर रहे हैं, तो मैं अकेला बैठ के पढ़ रहा हूँगा या कुछ भी कर रहा हूँगा तो मतलब अकेला साइड पे बैठा हूँगा। तो अगर कोई मेरे से आके कुछ पूछेगा तो मैं बात कर लूँगा, बट ऐसे खुद से मैं किसी से जाके बात नहीं करूँगा ये वो। तो इस टाइप का इंट्रोवर्ट था। अब इसको तुम बोल सकते हो इंट्रोवर्ट, बट कई लोग कहेंगे ये नहीं, ये इंट्रोवर्ट नहीं होता, तो वो भी ठीक है। मतलब ये थी मेरे लिए डेफिनेशन इंट्रोवर्ट की। तो भैया, जब एक इंट्रोवर्ट था आप, तो आपको कैसे पता चला आईआईटीज़ के बारे में? क्या आईआईटीज़ में जाना है? जेईई के बारे में, जेईई एडवांस के बारे में? मतलब देख ऐसे तो पता था मुझे आईआईटी, मतलब इंट्रोवर्ट था बट ऐसे चीज़ों के बारे में तो पता था मुझे। तो मतलब ऐसे तो था कि हाँ मैथ्स अच्छी लगती थी मुझे, मैथ्स में अच्छा था तो था कि करनी तो नॉन मेडिकल ही है। और जेई के बारे में भी पता था, मतलब मोस्टली मतलब पता ही होता, सब लोग ही करते हैं आजकल जेई की तैयारी। तो मुझे भी था कि ठीक है तैयारी तो करनी है। एज सच आईआईटी का बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था मुझे कि आईआईटी ही जाना है ये वो। मुझे था बस कि 2 साल जेई की तैयारी करते हैं, जो कॉलेज मिलेगा चला जाऊँगा। तो मेरे को ऐसे आईआईटी से ऑब्सेशन नहीं था। बस मुझे था कि ठीक है जितना रैंक आएगा उस पर एक कॉलेज ले लूँगा। तो अगर मेरा रैंक अच्छा ना भी आता, मुझे आईआईटी ना भी मिलता, तो ऐसे मैं ड्रॉप व्रॉप नहीं लेता, मतलब मैं ले लेता जो कॉलेज मुझे मिलता बेस्ट। ऐसा नहीं था मुझे कि आईआईटी जाना है। बस मुझे था कि ठीक है मैथ्स अच्छी लगती है तो मतलब दो ही ऑप्शन होते हैं देख बेसिकली, या तो तुम नीट कर लो या जेई कर लो। मतलब मेरे तो यही चलता है यहाँ पे, और मोस्टली इंडिया में भी यही चलता है, सारे यही करते हैं। तो बस फिर ये था कि बायो मुझे पसंद नहीं, मैथ्स पसंद है, तो जेई करते हैं, और जेई की कोचिंग वगैरह ली। और फिर था कि ठीक है हो गया आईआईटी बस। प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट किया आईआईटी जेईई का? प्रिपरेशन 11th से ही स्टार्ट किया मैंने, 2 ही साल किए 11th और 12th। और एलन में मैंने पढ़ाई की है, एलन चंडीगढ़ में। और 11th तो मेरी वही थी, मतलब कोचिंग में ही थी जाके, ऑफलाइन ही। फिर 12th में कोविड आ गया था तो सब कुछ ऑनलाइन वॉनलाइन हो गया था। फिर 12th में मैं घर आ गया था और फिर तब ऑनलाइन प्रिपरेशन की थी, पर वो भी एलन से ही थी, मतलब उनका ही ऑनलाइन प्रोग्राम था। तो मतलब उस जर्नी का आप कुछ मतलब बताएं, उस जर्नी के बारे में। जो अभी स्टूडेंट्स हैं, अभी जेईई मेंस हुआ है, कुछ बच्चे अभी 11th टू 12th में भी हैं, तो आपका कैसा 11th का एक्सपीरियंस था फर्स्टली? कि बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि मेरा 11th बहुत अच्छा नहीं गया है, फिर 12th में कैसे मैं कवर करूंगा? बोर्ड्स भी हैं, साथ में आप जेईई का भी है, जेईई मेंस भी आपका जनवरी में आ जाता है, प्रैक्टिकल्स भी हैं, तो कैसे मैनेज किया था और कैसा रहा था आपका 11th? ठीक है। तो देख वैसे तो डमी स्कूल, पता है तेरे को डमी स्कूल क्या होता है? हाँ तो मेरा था तो वही डमी स्कूल, मतलब स्कूल जाना नहीं पड़ता उसमें, बस तुम हो स्कूल में और बस फाइनल एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है। और तो मेरा ऐसा था 11th में मैं रहता था हॉस्टल में। और क्योंकि 11th वहीं थी चंडीगढ़, मैं हूँ
संगरूर से हूँ मैं, वो चंडीगढ़ से 3 घंटे दूर है। तो मैं वहाँ पे हॉस्टल में रहता था और स्टार्टिंग के 3-4 महीने तो मैं कुछ खास बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था पढ़ाई को लेके। मतलब तब नया नया पहली बार घर से बाहर निकला था, तो उसी में एडजस्ट बस बाहर रह रहा हो, यही एक तरह से चैलेंज होता है स्टार्टिंग में। तो मेरा पहले तो वही था कि ठीक है अभी तो पढ़ाई इतना नहीं है, मतलब पढ़ता था मैं ठीक है, जैसे कोचिंग की सारी क्लासेस लगा ली, घर आके 1-2 घंटा बस देख लिया, ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था। तो मार्क्स वार्क्स भी मेरे कुछ बहुत अच्छे नहीं आते थे तब। फिर उसके बाद जब मुझे हो गया कि हाँ ठीक है अब सब बाकी सब चीज़ें सेट हो गई, फिर ऐसा हुआ था हमारा एक वो था मोटिवेशन सेशन हुआ था कोचिंग में टीचर्स डे के दिन 5 सितंबर 2019। और उस दिन ऐसा हुआ था, और तब मैं यूट्यूब पे भी वीडियोस बनाता था, मेरा एक यूट्यूब पे चैनल था और मैं तब उस पर भी वीडियोस बना रहा था, और मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट भी खेलता था संडे को। तो ये सब मैं कर रहा था 11th में, और मतलब तो पढ़ाई को लेके इतना सीरियस नहीं था। तो मुझे था कि यार ठीक है, मतलब पढ़ाई हो जाएगी, पढ़ाई होती रहती है, ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट नहीं, ये था मेरा माइंडसेट उस टाइम पे। बट फिर जब वो सेशन हुआ मोटिवेशन सेशन, उसमें ऐसा था कि कोटा वगैरह से टीचर्स आए थे, उन्होंने आके एक स्पीच वगैरह दी थी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। तो उसमें से एक टीचर था, उसने एक बात कही जो मेरे को बहुत ज़्यादा उस टाइम पे हुआ कि ऐसे कि हाँ मैं ये गलत कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बहुत लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम लाइफ में सब कुछ करेंगे, हमें ऑलराउंडर बनना चाहिए, और उस चक्कर में वो किसी भी एक चीज़ में बहुत अच्छा नहीं हो पाते, हमेशा ऐसे एवरेज बन के ही रह जाएंगे पूरी लाइफ। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये बात तो सही है, मैं खुद भी पर्सनली यही कर रहा हूँ कि मैं क्रिकेट भी खेल रहा हूँ, यूट्यूब पे भी वीडियोस बना रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा अच्छा किसी में नहीं कर पा रहा। ऐसा भी नहीं है कि मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ जो मेरा वहाँ कुछ हो जाए, या फिर मैं पढ़ाई में मेहनत कर रहा हूँ या मेरा वहाँ कुछ है, मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, उस चक्कर में एंड में मेरे को कुछ ही हासिल नहीं होगा। तो उन्होंने ये समझाया था कि आप अभी 2 साल अच्छे से पढ़ाई कर लो, पूरा सब कुछ छोड़ के सिर्फ पढ़ाई कर लो, उसके बाद आपके पास टाइम होगा, उसके बाद आप कर लेना जो भी करना है, बट जो भी कर रहे हो अपने पूरे मन से करो। ऐसे आधे मन से करोगे तो ना आपको कुछ मिलेगा, और बस आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो कि हाँ ठीक है हम पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कुछ हासिल नहीं होगा इससे। तो घर आके मैंने काफ़ी सोचा कि हाँ यार बात तो सही है, और फिर उस दिन से मैंने डिसाइड कर लिया कि ठीक है अब, और ये बात है सितंबर की, सितंबर 2019, और अप्रैल में 11 शुरू होती है। तो अप्रैल में जून जुलाई 6 महीने हो चुके थे तब तक 11th को, आधी 11th हो गई थी। तो मेरी मतलब ऐसा नहीं कहूँगा मैं वीक थी वो वाला पार्ट, बट एवरेज था, ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, एवरेज था। तो उसके बाद से मैंने सोचा कि यार ठीक है अब से सिर्फ मैं पढ़ाई करूँगा, तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, खेलना छोड़ दिया, और यूट्यूब वीट्यूब सब छोड़ दिया। सोचा कि अब 2 साल 1.5 साल जितना बचा सिर्फ पढ़ाई करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, जो भी होगा तब करेंगे यूट्यूब वगैरह ये सब। तो उस दिन से मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी अच्छे से, मतलब लिटरली उसी दिन रात को आके भी पढ़ने लग गया था मैं। नॉर्मली क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हम कल सुबह से स्टार्ट करेंगे पढ़ना वगैरह, बट मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं कल सुबह तक वेट किया, कल सुबह तक हो सकता है मैं भूल जाऊँ, कि मैं सो के उठूंगा मेरे को फिर आलस आ जाएगा, तो मैं अभी से पढ़ाई स्टार्ट करूँगा चाहे मैं जितना मर्जी थका हूँ। तो उस दिन से मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, और फिर मैंने रोज़ 10-10 घंटे 12-12 घंटे, मतलब कोचिंग होती थी 5-6 घंटे की, उसके बाद घर आके भी 6-6 घंटे पढ़ता था, 7-7 घंटे पढ़ता था। और स्टार्टिंग में ऐसा मुश्किल होता था, ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि आते ही चेंज हो गया मैं, मतलब 7 घंटे में बैठता था कि मैं बैठा हूँ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें ऐसा होता था कि मेरे प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती थी। 7 घंटे से मैं पढ़ 3 घंटे ही रहा हूँ, 4 घंटे मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस मैं पढ़ ही नहीं पा रहा। जैसे मैं कोई चैप्टर रीड कर रहा हूँ तो मैं बस रीड कर रहा हूँ, पर मेरा दिमाग कहीं और है। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होती है मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ, कि वो बहुत टाइम देते हैं बट उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं होती। बट इसका यही सोल्यूशन है कि तुम रोज़ देते रहो टाइम, एक टाइम आएगा जब तुम धीरे धीरे बेटर होगे। तो एक टाइम ऐसा आ गया था मेरा 2-3 महीने बाद कि मैं अगर 6 घंटे पढ़ रहा हूँ ना, तो मैं 6 के 6 घंटे यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, मैं पूरा अपना फोकस 100% दे पा रहा हूँ। अब ये आएगा तुम्हें बार बार ट्राई करने से, मतलब स्टार्टिंग के 1-2 महीने बहुत टफ होंगे, तुम्हारी सिटिंग नहीं बनेगी, तुमसे बैठा ही नहीं जाएगा, पर तब यही इंपॉर्टेंट है कि तुम बैठे रहो। अगर तुम उठ जाओगे तो कभी वो प्रैक्टिस होगी नहीं तुम्हारी। तो मेरी आधी 11th तो ऐसे थोड़ी एवरेज गई थी, फिर उसके बाद 11th में मेरे मार्क्स भी इंप्रूव होने लग गए, और मतलब मेरे को कंसेप्ट्स भी क्लियर होने लग गए। तो 11th मेरी ख़त्म हो जाती है ऐसे ही। तो 11th में नहीं कहूँगा कि मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, हाफ अच्छी थी हाफ ओकेश थी। फिर हम घर आ जाते हैं। वो एलन में ऐसा होता है कि हर कोचिंग में होता है कि 2 महीने की छुट्टी हो जाती है 11th और 12th के बीच, क्योंकि स्कूल के एग्ज़ाम्स होते हैं। अब मेरा बाई चांस ऐसा था कि कोविड आ गया था तब, तो हमारे स्कूल के एग्ज़ाम्स भी नहीं हुए 11th के। मतलब स्कूल ऐसा ही होता है, तो स्कूल ने पता नहीं किस बेस पे बस ऐसे ही पास कर देते हैं बच्चों को। कोविड के टाइम ऐसा ही था। तो तब 2 महीने मैं घर पे था, और वो 2 महीने में मैंने क्या किया, अपनी पूरी 11th रिवाइज़ की अच्छे से।
मतलब वो 2 महीने कोई छुट्टी वुट्टी नहीं बनाई मैंने, मैं घर पे ही था, बट मैं पढ़ाई कर रहा था घर पे भी। और जो मेरे वीक चैप्टर्स थे थोड़े, वो अच्छे से कर लिए, और जो स्ट्रॉन्ग भी थे उनको भी एक बार दोबारा पढ़ लिया अच्छे से। तो 2 महीने पूरी 11th अच्छे से रिवाइज कर ली, जिससे कि मेरा 11th का बेस बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम्हारी 11th जैसी भी गई हो, बट जो तुम्हें गैप मिलता है 11th और 12th के बीच में, उसमें अपने बैकलॉग्स क्लियर कर लो, अपने वीक चैप्टर्स क्लियर कर लो, सब कुछ अच्छे से कवर कर लो, क्योंकि ऐसा टाइम दोबारा नहीं मिलेगा तुम्हें। इतना ज़्यादा फ्री टाइम 2 महीने दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इसके बाद डायरेक्ट 12th शुरू हो जाएगी, फिर तुम 12th में पढ़ जाओगे, फिर तुम बहुत बिजी रहोगे। तो ये बहुत मैं इंपॉर्टेंट एडवाइस दूंगा जो भी अभी 11 to 12 जा रहे हैं। अभी भी शायद मार्च है, अप्रैल में शुरू होता है सेशन, तो 1 महीना भी है, तो 1 महीना जो जो वीक चैप्टर्स है उनको अच्छे से कवर कर लो, ताकि आगे चल के, क्योंकि ऐसा है कि देखो 11th का बहुत कुछ यूज़ होता है 12th में, खास करके फिजिक्स में। फिजिक्स का तो 12th का पूरा बेस ही 11th है। ये मैकेनिक्स वगैरह, अगर तुम्हें मैकेनिक्स ना दी तो तुम 12th में कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस कारण ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तुम कर लो इस टाइम पे, 1 महीना है अभी, अच्छे से हो जाएगा। और उसके बाद फिर जब 12th स्टार्ट हो गई, अब हमारा तो कोविड ही आ गया था, तो पूरी 12th ही हमारी तो ऑनलाइन ही हुई थी। तो फिर 12th चलती रही, और बस फिर तो यही था, 11th का तो यही था मोस्टली। तो भैया जैसे आपका क्या आपने बताया कि 11th में आपके 5 सितंबर को ये हुआ, आपका कोई फैकल्टी मेंबर है उन्होंने आपको इंस्पायर किया, जो भी आपको बताया कि जैसे मल्टीटास्किंग में ना जाके कि आप एक चीज में बहुत अच्छा करो, आपको वहां पे फिर आया। लेकिन जब आप 12th में गए, आपने बताया कि लॉकडाउन आ गया, आपके ऑनलाइन शिफ्टिंग होगी, तो उससे क्या असर पड़ा आपके एजुकेशन में, आपके प्रिपरेशन में, जेई की जर्नी में? तो वो यार, अब देखो, अब के टाइम पे कोई सुनेगा ना, उससे बहुत वो लगेगा कि क्या ही मुश्किल है ऑनलाइन पढ़ना, क्योंकि अब बहुत नॉर्मल हो गया है कि सब ऑनलाइन पढ़ते हैं। वो पहली बार हो रहा था तब, इस उससे पहले कुछ था ही नहीं है, फिजिक्स वाला, अन अकेडमी, ये सब लोग थे ही नहीं, मतलब यूट्यूब पे पढ़ाते थे, बट ऐसा सच कुछ इनका कोर्सेज वगैरह नहीं थे। तो तब जब हुआ था ऑनलाइन, तब बहुत अजीब टाइम था वो, मतलब ऐसे ऐसा था कि पता नहीं क्या हो रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा, ना हमारे टीचर्स को पता है कि ये क्या हो रहा है, कब तक चलेगा ऐसा। तो हम उनसे पूछते भी थे कि कब हमें बुलाएंगे दोबारा। हमें लग रहा था कि ये बस थोड़े टाइम के लिए हमें वापस बुलाएंगे एक आधे महीने बाद। तो क्योंकि हमें किसी को आइडिया नहीं था कि पूरा साल लॉकडाउन रहेगा, ये सब होगा। तो उस टाइम पे ऐसा था, जब ऑनलाइन शुरू हुआ तो स्टार्टिंग का 1 हफ्ता तो मैंने ढंग से पढ़ा ही नहीं था ऑनलाइन से, क्योंकि मेरे को था फ़ोन से कौन ही पढ़ेगा, और मुझे था कि 3-4 दिन की बात है, 1 हफ्ते की बात है, हमें वापस बुला लेंगे, वहाँ से दोबारा पढ़ाएंगे। तो मैं, और ऐसा था कि जब ऑनलाइन शुरू होना, तो वो टीचर्स भी वो वाले नहीं थे जो हमें 11th में पढ़ा रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन में तो अब एक ही टीचर जो पढ़ाएगा वो सबको वीडियोस भेज देंगे, तो वीडियोस तो सब सेम ही देखेंगे, तो कोई और ही टीचर्स पढ़ा रहे थे। तो मुझे था कि मैं इनसे क्यों पढ़ूंगा, मेरे जो टीचर्स हैं वो हमें पढ़ाएंगे ही बाद में, तो मैं इनसे पढ़ लूँगा। तो स्टार्टिंग के 1 हफ्ता 10 दिन मैंने तो ऑनलाइन कोई क्लास लगाई ही नहीं। हमें क्लास नहीं होती थी, हमें लेक्चर्स मिलते थे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते थे, तो मैंने कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखा ही नहीं। फिर हमारे टीचर्स ने हमें बोला कि आपको हम ये नहीं पढ़ाएंगे दोबारा, आपको जो लेक्चर्स हैं आपको वही पढ़ना है, अब वहीं से पढ़ाई करना है। तो तब मैं एकदम से बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया कि यार मैंने तो छोड़ दिया, 10 दिन का बैकलॉग हो गया, अब मैं कैसे करूँगा ये वो। बट फिर ठीक है, थोड़ा फिर जब एक बार हो गया कि नहीं यार अब रहेगा तो ऐसा ही, तो करना तो है ही है, तो स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे करना। तो स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होता था कि यार फ़ोन पे वो क्लास लगा रहे हैं, लैपटॉप, मैं तो फ़ोन पे ही क्लास लगाता था, लैपटॉप वगैरह पे भी नहीं लगाता था। मतलब पता नहीं क्यों, बस उस टाइम फ़ोन ईजी रहता था फ़ोन पे क्लास लगाना थोड़ा, तो मैं फ़ोन से लगाने लग गया लेक्चर्स। तो स्टार्टिंग में होता था यार थोड़ा, जैसे 1 घंटे का लेक्चर है, अब 1 घंटे का लेक्चर देखने में 1 घंटा नहीं लगता, उसको लग जाते हैं 1.5-2 घंटा, कि 1 घंटा लगातार नहीं देखा जाता, बीच में बंद हो जाता है, थोड़ा समझ आना बंद हो जाता है। तो स्टार्टिंग में तो बहुत टाइम लगता था, जैसे दिन की 3 लेक्चर आते रहे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, 3 घंटे, मेरे 6-7 घंटे तो सिर्फ लेक्चर देखने में ही जा रहे थे दिन के। तो तब मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था यार कि इतना टाइम वेस्ट हो रहा है ये वो। बट फिर ऐसा था कि साथ साथ हमारी वो भी चल रही थी, ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी चल रही थी, जिसमें हमारे टीचर्स जो हमें 11th में पढ़ाते थे वो डाउट सेशन लेते थे। तो वो हमें काफ़ी मोटिवेट करते थे, थोड़ा हेल्प करते थे कि आपको जो नहीं समझ आया हम समझाते हैं, और वो बोलते रहते थे कि कोई बात नहीं, करते रहो, धीरे धीरे होगा। तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई। तो स्टार्टिंग का 1 महीना तो बहुत टफ था कि ऑनलाइन पढ़ना वो काफ़ी मुश्किल था। बट एक बार जब, वही है ना, दोबारा सिटिंग की अगर हैबिट लग जाए ना तुम्हें एक बार, तो सब हो जाता है। तो बस वही मेन है कि स्टार्टिंग कुछ भी तुम करोगे, कुछ भी अलग करोगे, स्टार्टिंग के 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना बहुत मुश्किल होगा, बट उसके बाद वो तुम्हारी हैबिट में आ जाएगा, तो ईजी हो जाएगा। तो कुछ भी मुश्किल आती है ना तुम्हें, पढ़ाई भी नहीं, लाइफ में कुछ भी होता है, अगर तुम्हें लग रहा है नहीं हो रहा, उसको 1 महीना करो, मन मार के करो, अगर तुम्हें नहीं भी समझ आ रहा तो भी करते रहो, 1 महीने बाद अपने आप समझ आने लग जाएगा।
यही हुआ था मेरे साथ तो तो। भैया आप जैसे आपने ऑनलाइन भी पढ़ा, ऑफलाइन भी पढ़ा, दोनों का हम्म। एक्सपीरियंस है आपको, एक एक साल पढ़ने का जेई का। अभी बहुत सारे हम्म। बच्चे होंगे जो 10th में अभी बोर्ड दे रहे हैं और आगे प्लान होगा जेई हम्म। का, नीट का, और डाउट्स में रहते हैं कि हाँ। ऑनलाइन जाएं या ऑफलाइन जाएं। तो आपकी हम्म। क्या एडवाइस होगी और क्या एक्सपीरियंस से आपको एडवाइस मिला कि हाँ ये बेटर रहेगा, जो बच्चे हैं, और किस क्राइटेरिया के लिए वो बेटर रहेगा? तो यार देखो, अब ये ऑनलाइन ऑफलाइन डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा कि तुम अगर तुम सब कुछ कंसिडर करोगे कि फाइनेंशियली भी तुम देख रहे हो, तो ऑफलाइन बहुत महंगी पढ़ाई है कि तुम्हें कोचिंग की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है ऑफलाइन, और तुम हॉस्टल में भी रहोगे तो वो सब भी है। तो ओवरऑल तुम फाइनेंशियली देखोगे तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सेंस बनाता है कि तुम फिजिक्स वाला का मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार के कोर्स आने लग गया है, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 हज़ार का होगा, और तुम घर बैठे पढ़ सकते हो। और वो भी नहीं तो तुम यूट्यूब पे पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। तो ऑनलाइन ऐसे फाइनेंशियली देखोगे बहुत बेटर ऑप्शन है कि बहुत सस्ता है और डुएबल है, अच्छा मटेरियल पड़ा है। बट अगर मैं सिर्फ ओवरऑल कंसिडर करूँगा ना, तो ऑफलाइन अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो ऑफलाइन के लिए जाओ, मैं यही बोलूँगा। क्योंकि एक बार तुम कोचिंग एंटर करोगे ना, वहाँ पे टीचर्स हैं, वो तुम्हें सामने पढ़ा रहे हैं, और वो जो माहौल मिलेगा आसपास, सब तुम इतने बच्चों को देखोगे रोज आते हुए पढ़ते हुए, उससे तुम बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओगे। वरना क्या होता है, 10th तक हम पढ़ाई को इतना सीरियस नहीं लेते, हमें होता है ठीक है पढ़ाई चल रही है। और 11th में वो जो स्विच होता है ना, 10th टू 11th, अगर तुम घर पे ही रह रहे हो और ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो, वो स्विच हो नहीं पाता, तुम इतना सीरियस हो ही नहीं पाते, क्योंकि तुमने कभी देखा ही नहीं कि कितनी सीरियस होती है आईआईटी जे की पढ़ाई। क्योंकि तुम तो पहले भी घर में रह रहे थे, स्कूल जा रहे थे, अब तो स्कूल भी नहीं जा रहे, सिर्फ घर में बैठ रहे हो पूरा दिन। तो तुम्हें कैसे ही पता चलेगा कि कितना मेहनत करनी पड़ती है, कितना टफ होता है। ठीक है, ऑनलाइन भी टीचर्स पढ़ाएंगे, अच्छा मोटिवेट करते रहेंगे, बट फिर भी एट द एंड वो एक स्क्रीन के पीछे ही है, तुम सामने से नहीं सुन रहे। बट जब तुम ऑफलाइन कोचिंग में एंटर करोगे ना पहले दिन ही 11th में, और जब तुम वो माहौल देखोगे कि इतने बच्चे कैसे कैसे बैकग्राउंड से पढ़ने आ रहे हैं, और अगर तुम हॉस्टल में रहोगे तुम देखोगे बाकी साथ के बच्चे कितना ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, तब तुम्हें रियलाइज़ होगा यार कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को भी मेहनत करनी है, तब तुम मेहनत करने लगोगे। तो मैं यही कहूँगा, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो और अगर फीजेबल है तो गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग, उससे अच्छा बेटर एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। बट अगर तुम्हें है कि नहीं यार फाइनेंशियली नहीं अफोर्ड कर सकते, तो ऑनलाइन कुछ पढ़ाई वाइज बेकार नहीं है, पढ़ाई वाइज तो मतलब इक्वल ही है दोनों, ऑनलाइन ऑफलाइन, टीचर्स हर जगह अच्छे हैं, मटेरियल हर जगह अच्छा है। बस ऑनलाइन तुम्हें अपने आप को खुद पुश करना पड़ेगा कि ठीक है टीचर्स ऑनलाइन मोटिवेट कर लेंगे तुम्हें, बट एट द एंड तुम रूम में अकेले अपने घर पे ही बैठे हो, तो वो थोड़ा सा कंफर्ट जोन में ही हो तुम, तो बहुत चांस है कि तुम आलस करोगे और तुम इतना पढ़ाई नहीं करोगे और तुम्हारा टाइम निकल जाएगा। तो इस कारण, बट अगर तुम नहीं अफोर्ड कर सकते तो अपने आप को पुश करो और ऑनलाइन ही करो। बट अगर आप जा सकते हो तो ऑफलाइन के लिए जाओ, ऑफलाइन से अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता। तो भैया अभी जो बच्चे हैं जिन्होंने जेई मेंस दे लिया है, तो उन बच्चों के लिए क्या एडवाइस रहेगा, और उस प्रिपरेशन में आपके क्या प्रॉब्लम्स फेस किए थे कि जेई मेंस वन हो गया है, सेकंड का वेट कर रहे हैं, साथ में एडवांस का तैयारी, तो वो कैसे मैनेज किया, और रिजल्ट के टाइम क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या एक्सपेक्टेशन थी रिजल्ट की? हमने तो बहुत वेट किया यार, हमने तो पेपर का, क्योंकि हमारा कोविड के टाइम पे था, तो हमारी तो डेट ही नहीं आई थी बहुत टाइम तक। तो इसका तो बहुत एक्सपीरियंस हाँ, है दो मेरे अटेम्प्ट्स। को और मेरे साथ वाले बैच को कि वेट कर रहे थे हम। तो हमारा ऐसा था कि हमारे अब तो 2 अटेम्प्ट्स होते हैं ना ये मीन्स के। हाँ, हमारे टाइम पे 4 अटेम्प्ट्स थे, और फर्स्ट अटेम्प्ट की डेट आ गई थी फेबररी में, सेकंड मार्च में, फिर अप्रैल में, ऐसे थे। बट फेबररी और मार्च वाले में 20 दिन का गैप था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, सेकंड भी साथ के साथ हो गया, फिर हमारा पोस्टपोन हो जाता है, कोविड की सेकंड वेव आ जाती है, फिर हमें पता ही नहीं था कब होना है। तो मैं वो वाला शेयर करता हूँ जिससे कर पाओगे। तो मेरा ऐसा था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही मेंस का अच्छा हो गया था, और मुझे पता था कि मैं शायद इससे बेटर तो अब मेंस में नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे क्लियर था कि ठीक है अब मेंस छोड़ते हैं, अब एडवांस की तैयारी करते हैं। तो अगर तुम्हारा, जो बच्चे अभी जेई मेंस दे के वेट कर रहे हैं, सेकेंड अटैम्प्ट होने वाला है, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा फर्स्ट अटैम्प्ट गुड इनफ हो चुका है और तुम बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली तुम्हें लगता है हम बेटर नहीं कर पाएंगे, तो जेई मेंस को छोड़ दो और एडवांस की तरफ फोकस करो अभी। क्योंकि सेकंड मेंस और एडवांस के बीच बहुत ज़्यादा तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, तो अभी तुम्हारे पास टाइम है, एडवांस की तरफ फोकस करो। और अगर तुम्हारा फर्स्ट जे मेंस डिसेंट हुआ है तो तुम कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे क्या ही उखाड़ लोगे मेंस में इतना फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। और मेंस में थोड़ा सा ना लक फैक्टर भी ज़्यादा होता है कि तुम्हारी कौन सी शिफ्ट है और कैसा पेपर आया, मतलब बहुत कुछ मैटर करता है। तो अगर तुम्हें लगता है कि हाँ यार इतना बुरा नहीं हुआ मेंस, तो छोड़ दो मेंस को और एडवांस की तरफ फोकस करो। और एडवांस के लिए
चलो उसके बाद में आते हैं मे अगर बट अगर तुम्हें है कि नहीं यार मैंने मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया और मुझे बेटर करना ही है, मेंस पे ही फोकस रखना है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी जो फेब वाले फेब नहीं, अभी जनवरी में जो जेई मेंस हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था, उसके सारे पेपर उठाओ जो हुए थे अभी 2026 में, और उसको खुद बैठ के सॉल्व करो, एज अ टेस्ट दो प्रॉपर 3 घंटा, जैसे असली पेपर होता है वही इन्वायरमेंट में दो, और अपने मार्क्स कैलकुलेट करो हर पेपर में। अगर 8 स्लॉट्स हो रहे हैं, 8 पेपर होंगे तुम्हारे पास, 8 के 8 पेपर सॉल्व करो। तो उस और वो सॉल्व करने के बाद उसमें अपनी गलतियां देखो, कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये वो सब देखो अच्छे से। उससे तुम्हें एक तो पेपर का बहुत टेम्परामेंट बिल्ड होगा तुम्हें, और मोस्टली ऐसा होता है दोनों अटेम्प्ट्स में ना पेपर का फॉर्मेट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, कि ठीक है क्वेश्चन वोश्चन सेम होंगे, सिलेबस चेंज होता रहेगा, बट एक टेम्पलेट सेम ही रहता है, डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता दोनों अटेम्प्ट्स में एक ही साल में। तो वो सारे पेपर्स दो और उनमें अपनी गलतियां देखो उससे। और फिर अगर तुम्हें लग रहा है कि हम कोई फॉर्मूला भूल रहे हैं या कुछ बहुत बेसिक सी चीज़ें भूल रहे हैं, वो वाली चीज़ जाके एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो। आई होप कि जो लोग सीरियस होंगे उन्होंने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए होंगे, नहीं बनाए तो अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर बनाए अपने शॉर्ट नोट्स से रिवाइज कर लो, हर चैप्टर्स के फॉर्मूला शीट जो भी है वो रिवाइज कर लो, और अपना सेकंड जेई मेंस देने जाओ। क्योंकि जेई मेंस में तो ऐसा है यार कि तुम अपनी सिली मिस्टेक्स पे अगर कम कर लो ना, उससे ही तुम अपने मार्क्स बहुत इंक्रीज कर सकते हो। मोस्टली लोग जेई मेंस में क्या होता है, जल्दी करने के चक्कर में सिली मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि पेपर आसान होते हैं जेई मेंस, इतना मुश्किल नहीं होता। स्पेशली अगर तुम मैथ्स देखोगे और केमिस्ट्री देखोगे, मैथ्स और केमिस्ट्री ऐसा नहीं होती कि तुम्हें आती नहीं होगी, हो सकता है तुम टाइम दोगे तुमसे हो ही जाएगा, बट लोग जल्दी करने के चक्कर में वो कर देते हैं, यहाँ पे गलतियाँ कर देते हैं। बट अगर तुम ये प्रैक्टिस कर लोगे, 8-10 पेपर अच्छे से दे लोगे, 8-10 तो मैं कम बोल रहा हूँ, अगर टाइम है तो और ज़्यादा दे लो, ज़्यादा पेपर देने में कोई नुकसान नहीं है, तो वो अच्छे से दे लो और उसमें अपना गलतियाँ वगैरह देखो, इतनी प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारा सेकंड अटेम्प्ट अच्छा हो जाएगा। और फिर जेई एडवांस की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके जे अकॉर्डिंग? एडवांस में देखो ऐसा है कि सिलेबस वाइज अब तो शायद मेरे ख्याल से मेंस का सिलेबस बहुत कम है, एडवांस का बहुत अलग है। हमारे टाइम पे ऐसा था कि ऑलमोस्ट सेम ही था, कुछ चैप्टर्स ही अलग थे एडवांस के। तो बट अगर अभी भी है, अगर सिलेबस चेंज भी हो गया, तो मैं कहूँगा कि एडवांस भी ऐसा है यार, एडवांस 6 घंटे का पेपर है, और सबसे मुश्किल पार्ट उसमें यही है कि वो 6 घंटे तुम्हें बैठ के पेपर देना है। तो मोस्टली लोग ना सेकंड पेपर तक इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि एक तो एग्जाम का प्रेशर इतना कि जे एडवांस के एग्जाम है, और ऊपर से वो पेपर इतना मुश्किल है, और फर्स्ट पेपर तुम फिर भी 3 घंटे फ्रेश हो। हाँ, अगर सिलेबस अब जैसे बहुत ज़्यादा चेंज हो भी गया है, तो भी जे एडवांस में मेन ये नहीं है कि वो सिलेबस है, होता क्या है कि लोग फर्स्ट पेपर दे लेते हैं अच्छा, फिर सेकंड पेपर तक वो इतना थक जाते हैं, फिर सेकंड पेपर वो खराब कर देते हैं, तो उससे ओवरऑल स्कोर तो कम ही हो रहा है। तो तुम्हें मेन प्रैक्टिस करनी है, मेन आदत करनी है कि तुम 6 का 6 घंटा वो फोकस होकर बैठे रहो, और तुम्हें जो आता है वो एटलीस्ट करके आओ तुम, उसके अलावा कुछ नहीं भी हो रहा तो नहीं हो रहा, क्योंकि जे एडवांस में तो अगर तुम्हारे 30% भी आ जाते हैं तो भी बहुत ऐसे डिसेंट स्कोर होता है वो एडवांस में। तो 100% तो तुम्हें करना ही है, अब 30% करने के लिए भी तुम्हें वो 6 के 6 घंटा फोकस रहना पड़ेगा। तो उसके लिए भी तुम एडवांस के प्रीवियस ईयर्स उठा लो, या अगर तुम कोचिंग में हो तो उसके जो मॉक हो रहे हैं, वो 6 घंटे के पेपर कम से कम मैं बोलूँगा 8 से 10 पेपर दो 6 घंटा एक महीने के अंदर बैठ के। मैंने खुद अपने जे एडवांस से पहले एक महीने में 10 पेपर्स दिए थे, मतलब हर 3 दिन में एक पेपर देता था मैं जे एडवांस का, 6 घंटे का पूरा दिन। और वो ऐसे नहीं देना कि सुबह एक 3 घंटा दे दिया रात को दे रहा हूँ, फिर ऐसे नहीं, प्रॉपर वैसे ही कि सुबह 9 से 12 मैंने एक पेपर दिया, फिर मैंने 2 से 5 एक पेपर दिया, वो सेम स्लॉट्स में जब असली एडवांस होता है प्रॉपर, और बीच में कोई ब्रेक नहीं लेना, कुछ नहीं, असली टेस्ट इन्वायरमेंट जैसे पेपर देना है वो। फिर एक दिन मैंने पूरा जे एडवांस का पेपर दिया, अगले 2 दिन फिर मैं वो पेपर में अपनी गलतियां देखता था कि मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उसमें क्या गलती हुई उसको दोबारा सॉल्व करता था। फिर देखता था मैं जो क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं वो भी दोबारा सॉल्व करता था कि ये सही मेरे तुक्के से हो गए, उसका सोल्यूशन देखता था कि मैंने सही अप्रोच यूज़ की, वो सब भी चेक करता था। और फिर मैं आता था उन लास्ट में आता था उन क्वेश्चंस में जो मेरे से नहीं हुए, क्योंकि देखो लास्ट के 1-2 महीने में तुम कुछ नया नहीं सीख जाओगे, स्पेशली एडवांस के लिए तुम कोई नया टॉपिक कितना नहीं समझ लोगे कि तुम एडवांस का क्वेश्चन कर दो। तो जो क्वेश्चंस नहीं हुए मैं उसमें ये देखता था उसका सोल्यूशन देख के कि क्या ये मेरे से हो ही नहीं सकता था, या फिर मैं भूल गया है। अगर मैं भूल गया तो मैं उसको ध्यान रख लेता था, ठीक है अगली बार आएगा मैं ध्यान रख लूँगा। बट अगर मुझे लगता था यार कि ये तो मेरा वीक है कंसेप्ट, तो मैं उसे छोड़ देता था कि छोड़ो अभी इसका टाइम नहीं है, अब ये वाला क्वेश्चन आएगा भी तो मेरे से नहीं होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको 100% पेपर नहीं करके आना है एडवांस में, बस वही करना है जो तुम्हें आता है। तो अगर तुम ये 10 बार 10 टेस्ट देख के करोगे ना एक महीने के अंदर, तो तुम्हारा एडवांस का स्कोर अगर अभी 30% आ रहा है, मैं कह रहा हूँ 5 से 10% मार्क्स तो तुम्हारे इसी से बढ़ जाएंगे। क्योंकि मैं बता रहा हूँ एट द एंड मैटर यही करता है कि तुम कितना एक्यूरेटली कर रहे हो। सिलेबस सब लोग पूरा करके जाते हैं, बट वो प्रेशर में वो स्पीड के साथ वो एक्यूरेसी नहीं लोग ला पाते। तो अगर तुमने इसकी प्रैक्टिस कर ली, इसी में तुम आगे आ जाओगे।
तो भैया जब आपका एडवांस का पेपर हो गया तो क्या एक्सपेक्टेशन थी रिजल्ट की, और क्या आया, और फिर काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहा, फिर आईआईटी रुड़की की इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच इस तक ये पूरा सफर कैसा रहा, उसमें क्या चैलेंजेस हुए कि काउंसलिंग में कोई दिक्कत हुआ, अप डाउन्स? तो ऐसा था हमारा, एक तो हमारा हुआ था अक्टूबर में जे एडवांस, तो बहुत डिले हो गया था। तो जब मेरा पेपर ख़त्म हुआ तब तो मैं खुश था एटलीस्ट कि चलो ख़त्म हुआ पेपर, जैसा भी हुआ अच्छा हुआ था मेरा पेपर, ऐसा नहीं है। बट मेरे को इतना रिजल्ट से तब था ही नहीं मेरे को, मैं तो तब रिलैक्स था बहुत ज़्यादा, चलो पेपर तो ख़त्म हुआ। फिर रिजल्ट तो एडवांस का जल्दी आ जाता है, 10 दिन के अंदर आ जाता है। तो एक्सपेक्टेशन ऐसा था, हमारी आंसर की आ गई थी, तो मैंने आंसर की से जो मार्क्स लगाए थे तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि अराउंड 2000 रैंक आएगा मेरा। तो जब रैंक रिजल्ट आया तो उतना ही आया मेरा, 1800 रैंक आया। तो तब खुश था मैं, काफ़ी ज़्यादा खुश था। और मतलब ऐसा नहीं था कि मैं कुछ अनएक्सपेक्टेड आ गया, मुझे एक्सपेक्टेड था कि इतने अराउंड ही रैंक आएगा। तो कोई ऐसे शौक नहीं हुआ था मैं, बट हाँ ऐसे था। फिर काउंसलिंग शुरू हुई, अब काउंसलिंग भी कुछ 7-8 दिन की होती है आई गेस। तो वो टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशल था थोड़ा, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि इससे पहले मुझे कुछ आइडिया नहीं था कॉलेजेस का कि मतलब ऐसे पता था मुझे ठीक है आईआईटी बॉम्बे दिल्ली ऊपर होते हैं ये वो, बट ब्रांच का इतना आइडिया नहीं था कि कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए या क्या होता है। तो वो 7-8 दिन में सारी रिसर्च करनी है, ब्रांच चूज़ करनी है, फिर काउंसलिंग में भरना भी है, वो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस था और उसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। अब उसमें ऐसा होता है कि तुम जिससे बात करोगे ना वो तुम्हें अपनी राय दे रहा होगा। तो मेरे आसपास जैसे जो रिलेटिव्स हैं जिनके बच्चे कर चुके हैं ऐसे, या जो भी लोग हैं, वो सब कुछ ना कुछ, कोई कुछ कह रहा है कि यहाँ कर लो, ये एडमिशन ले लो, ये अच्छा है। तो मेरे केस से ऐसा था, मुझे एक तो आईआईटी रुड़की में इलेक्ट्रिकल मिल रही थी और जो मैंने चूज़ की, और आईआईटी दिल्ली में केमिकल मिल रही थी, आईआईटी बॉम्बे में केमिकल मिल रही थी, और आईआईटी रोपड़ में सीएससी मिल रही थी, आईआईटी मंडी में सीएससी मिल रही थी। तो मेनली क्या रहता है कि सीएससी लेनी चाहिए लोअर ब्रांच में, या फिर हायर कॉलेज लेके थोड़ी कम ब्रांच लेनी चाहिए, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो मैंने तो इस कारण, अब देखो सर्किटल नॉन सर्किटल का भी फ़र्क होता है, मुझे टॉप 7 आईआईटीज़ में सर्किटल ब्रांच मिल रही थी। तो मेरा मेजर रीज़न ये था चूज़ करने का कि अगर मेरे को था कि यार मेरे को टॉप 7 आईआईटी जाना है, मतलब ये जो होती हैं रुड़की बॉम्बे दिल्ली खड़गपुर गुवाहाटी और कानपुर मद्रास, ये वो कि ये पुरानी आईआईटीज़ हैं, इनकी थोड़ी ऐसे लेगेसी भी रही है। तो मुझे इससे थोड़ा जा रहा था यार कि मुझे न्यू ईयर आईआईटीज़ नहीं जाना, चाहे वो नाम है आईआईटी का, अच्छी आईआईटीज़ है वो भी, बट मुझे फिर भी था कि नहीं यार वो पुरानी आईआईटीज़ है, उनका कैंपस ही है, उनकी पूरी ऐसे लेगेसी रही है वो। तो मेरे को पर्सनली वो था। तो तो उसमें मेरे पास ऑप्शन थी कि दिल्ली केमिकल ले लूँ या फिर रुड़की इलेक्ट्रिकल ले लूँ। तो मेरा तो वैसे ज़्यादा मन आईआईटी दिल्ली केमिकल का था, बट मैंने जितने लोगों से बात की सब ने ये समझाया कि अगर तेरे को सर्किटल ब्रांच मिल रही है टॉप 7 आईआईटीज़ में तो वही लेनी चाहिए, क्यों ले रहा है तू नॉन सर्किटल ब्रांच। क्योंकि एट द एंड सर्किटल ब्रांचेज होती हैं सीएससी, ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल और एमएनसी, ये 4 होती हैं। तो ऐसा होता है प्लेसमेंट में थोड़ा सा सर्किटल ब्रांचेस का फ़ायदा होता है। तो इस कारण सबने मुझे समझाया कि सर्किटल ब्रांच अभी मिल रहा है तो देखो अभी समझ नहीं आ रहा चाहे, बट बाद में फ़र्क पड़ेगा, तो इस कारण तू ले ले सर्किटल ब्रांच। तो मेरा पर्सनली यही रीज़न था चूज़ करने का आईआईटी रुड़की इलेक्ट्रिकल। बट अगर मैं किसी और को सजेस्ट करूँगा जो जिसको अगर सर्किटल नहीं भी मिल रही, तो मैं उसको कहूँगा कि यार कि अच्छे कॉलेज में चाहे लोअर ब्रांच ले ले, क्योंकि कॉलेज से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मेरे को अभी भी कई बार लगता है कि अगर मैं आईआईटी दिल्ली केमिकल भी ले लेता तो शायद मेरे लिए बेटर ही होता, क्योंकि वो कॉलेज ज़्यादा बड़ा था। तो मैं पर्सनली ज़्यादा बड़े कॉलेज में जाना सपोर्ट करता हूँ एज़ कम्पेयर टू ब्रांच, क्योंकि देखो ब्रांच अगर प्लेसमेंट तुम्हारी लग जाएगी यार, प्लेसमेंट तुम्हारा कुछ भी डिसेंट को मेहनत करोगे हर कॉलेज से लग जाएगी। मैटर करता है तुम किन लोगों के बीच रह रहे हो, क्या तुम्हें एक्सपोजर मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा भी सेक्रीफाइस ना करो ब्रांच में कि तुम बिल्कुल ही कुछ भी ले रहे हो, बट कुछ भी डिसेंट ब्रांच ले लो, और जितना अच्छा कॉलेज हो सकता है कॉलेज पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि अच्छा कॉलेज होगा वहाँ पे तुम्हें और ज़्यादा अच्छे लोग मिलेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। उससे तुम प्लेसमेंट के अलावा बहुत चीज़ें सीख जाओगे। प्लेसमेंट तो बहुत वन ऑफ द पार्ट है कॉलेज का, उसको सिर्फ मेन फोकस मत बनाओ, उसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती है, एक्स्ट्रा करिकुलर होता है, ये सब होता है। तो वो उस पर ज़्यादा ध्यान रखो और ज़्यादा बड़े कॉलेज के जाने की ट्राई करो। तो ठीक है, मतलब मेरा तो आईआईटी रुड़की इलेक्ट्रिकल एट द एंड तो मैं खुश हूँ कि हाँ ठीक है ले लिया, प्लेसमेंट में हेल्प हो गई ऐसे सर्किटल ब्रांच के कारण। बट फिर भी अगर मैं मेरे को फिर भी अभी भी लगता है मेरे को कि अगर मैं आईआईटी दिल्ली जाता तो शायद और बेटर लोग मिलते और बेटर एक्सपोजर होता। बट ऐसा कुछ रिग्रेट नहीं है, बट एक बड़े कॉलेज का होता तो है, एक एक्सपोजर का बहुत बड़ा फ़र्क होता है, जो कि ऐसे एक 12वीं के बच्चे को समझाना बहुत मुश्किल है कि एक्सपोजर क्या होता है, क्या फ़र्क पड़ता है। बट अब मेरे 4 साल पूरे हो गए कॉलेज में, अब मुझे रियलाइज़ होता है कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है तुम्हारे पीयर ग्रुप से, तुम किन लोगों के साथ रहते हो, इन सब बातों से। और
ऐसा था, मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं आईआईटी रोपड़ में कंप्यूटर साइंस कर लूँ, क्योंकि उन्हें था क्योंकि उनको सब लोग कह रहे थे कि कंप्यूटर साइंस ही होता है, कोडिंग होती है, ये वो। तो वो मुझे चाहते थे कि आईआईटी रोपड़ ही चला जा, अच्छी आईआईटी तो है। बट अच्छा मैं वहाँ पे जाने में इसी ने कि एक वो नई आईआईटी है, और मुझे पता था, और मैं कंप्यूटर साइंस में जाऊँगा तो मुझे था कि मैं वहाँ पे मैं बेस्ट हो जाऊँगा। मेरे से ऊपर मतलब आईआईटी रोपड़ कंप्यूटर साइंस में मेरे जैसे ही लोग होंगे, मेरे को कोई बेटर नहीं मिलेगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस सबसे ऊपर वाली ब्रांच होती है। तो मुझे था कि मैं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ पे मुझे और भी अच्छे लोग मिले, जिनसे मैं कुछ और भी इंटरेक्ट करूँ तो कुछ सीख पाऊँ। ये एक मेजर रीज़न था। तो मैं यही कहूँगा कि कम ट्राई करो कि तुम लोअर आईआईटी में एक अच्छी ब्रांच ले लो, सीएससी ले लो, उससे तुम्हें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, तुम्हारी प्लेसमेंट शायद बेटर हो जाए, बट वो जो तुम और बेटर लोगों के साथ रह के सीख सकते थे वो अपॉर्चुनिटी मिस होगी। जैसे भैया जो बच्चा भी 11th-12th में प्रिपरेशन कर रहे हैं जे एडवांस की, जब वो काउंसलिंग में बैठते हैं सबसे बड़ा डाउट रहता है, क्योंकि अभी बूमिंग में सीएससी है, डेटा साइंस सीएससी के या आपके सबसेट खोल ले, डेटा साइंस हो गया, एआई एमएल होगी, ये सब ब्रांचेस हो गया। फिर वो सेकंड ऑप्शन आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो गया। तो कैसे वो सेपरेट करे कि इसमें मैं अच्छा मतलब फ्यूचर बना सकता हूँ, ये मेरे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि ऐसे भी बहुत स्टूडेंट्स होते हैं कि सीएससी एज अ बूमिंग है बहुत ज्यादा, लेकिन उनसे फिर कोडिंग नहीं हो पाती, उन्हें कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं होता। तो वो कैसे मैनेज करें? और ये भी रहा है कि जो इंडियन एजुकेशन है उसमें कोडिंग जो रोल है, ये हम 12th से पहले अच्छे से नहीं करते हैं, तो हमें ये भी नहीं पता कि रियलिटी में मुझे कोडिंग अच्छे से आती है या नहीं आती है, तो उस समय कैसे मैनेज करें? तो यार देख, इसमें ना थोड़ा सा ऐसा है कि ये आइडियली नहीं होना चाहिए, बट हमारे पूरे सिस्टम में ऐसा है कि हम ये जो ब्रांच चूज़ कर रहे हैं ना, ये हम अपने इंटरेस्ट से तो चूज़ कर ही नहीं रहे, हम ये जो रैंक आ रहा है हमारा बस उसके बेस पे ही देख रहे हैं। और बात ये भी है कि एक 12th पास आउट, जिसकी अभी अभी 12th हुई है बच्चे की, उसको नहीं पता कि इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, कंप्यूटर साइंस क्या है। उसने सुना हुआ है तो वो बोलता है कंप्यूटर साइंस ये वो, बट एक्चुअली में उसको कुछ नहीं पता कि ये क्या होती है, चीज़ें में क्या पढ़ाया जाता है, तो वो कैसे ही डिसाइड करेगा अपना इंटरेस्ट। तो अभी का जो सिस्टम है उसमें यही है, इसमें अभी बच्चे क्या करते हैं कि जो उनको बेस्ट ब्रांच मिल रही होती है वो ले लेते हैं, उनको इंटरेस्ट मैटर ही नहीं करता एट प्रेजेंट। और अब जैसे एआई की भी ब्रांच आ गया है तो लोग सुनने लग गए हैं हाँ एआई है, बट एक्चुअली में एक स्टूडेंट को नहीं पता कि एआई में क्या पढ़ना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, बस उसने सुन लिया कि हाँ एआई बूम कर रहा है तो मैं एआई पढ़ लूँगा, बट क्या पता वो पढ़ के वो कर ही ना पाए एआई में। तो अब इसका सोल्यूशन तो पता नहीं क्या है, मतलब कैसे ही करोगे, बट अब तुम्हें अगर बेस्ट अपना डिसाइड करना ही है तो तुम ये कर सकते हो कि तुम हर ब्रांच के बारे में एक बार रिसर्च कर लो, अच्छे से बेसिक रिसर्च कर लो, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं, कि जैसे मैकेनिकल में क्या क्या पढ़ाते हैं, केमिकल में क्या पढ़ाते हैं, और सीएससी में कोडिंग होती है, मतलब कोडिंग में भी तुम्हें तो बेसिक आइडिया ले लो कि क्या होती है कोडिंग। मैं पढ़ने को नहीं बोल रहा, हर अगर तुम एक दिन भी बैठ के रिसर्च करोगे हर ब्रांच के बारे में पता चल जाएगा, कि जैसे मैकेनिकल में फिजिक्स आती है, थोड़ी सी मैकेनिक्स आती है, केमिकल थोड़ी केमिस्ट्री से रिलेटेड हो गई, और इलेक्ट्रिकल में सर्किट्स होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स, ये सब होता है। तो तुम एक बेसिक आइडिया ले लो, उसके बेस पर कुछ डिसाइड मत करो, बस एक बार पढ़ लो कि एटलीस्ट तुम्हें पता हो कि जो तुम ब्रांच चूज़ करो उसमें तुम्हें क्या मिलने वाला है। और देखो अब ऐसा है कि ठीक है कोडिंग वगैरह बूम कर रही है, बट एक तो ये पॉइंट भी है कि हो सकता है तुमसे आगे चल के कोडिंग हो ही ना, बट ये एक बार हम कंसिडर नहीं करते अभी, बट हम ये सोच के चलते हैं कि जो भी तुम चूज़ करो उसमें कर लोगे। बट ऐसा भी है कि अगर तुम कोई और ब्रांच पे ले लेते हो, कोडिंग तुम किसी भी टाइम पे कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल वाले बच्चे कोडिंग करके जॉब्स नहीं मिलते उनको, उनको मिलते हैं। केमिकल वाले भी आईटी सेक्टर में कोडिंग की जॉब्स ही कर रहे होते हैं एट द एंड करते सब लोग ही कोडिंग है, मैक्सिमम लोग कोडिंग कर ही लेते हैं। तो ब्रांच से मैं कहूँगा इतना ज़रा फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है मैंने, बट मुझे इलेक्ट्रिकल का कुछ नहीं पता, मैंने बस कॉलेज में एग्ज़ाम पास किए हैं, और मेरी एट द एंड जॉब यही सब करके लगी है, आईटी में ही लगी है। तो इस कारण ब्रांच का ऐसा नहीं है कि तुमने एक बार जो ब्रांच चूज़ कर ली उससे तुम्हारा पूरा करियर डिसाइड होगा। तुम कॉलेज में जाके भी एक बार देख सकते हो। और जैसे मैंने जब इलेक्ट्रिकल शुरू की तो पहले 2 सेमेस्टर में ही मुझे समझ आ गया था कि ये इलेक्ट्रिकल नहीं होगी मेरे को नहीं इंटरेस्ट आ रहा है इसमें। तो तब मुझे बहुत क्लियर था कि ठीक है इलेक्ट्रिकल में तो नहीं जाना, अब मेरे को कुछ और करना है। तो मैंने कोडिंग भी ट्राई की, तो पर्सनली मेरे से तो डीएसए वगैरह भी मुझे पसंद नहीं आई, तो मैंने डीएसए वगैरह भी नहीं किया। फिर तो उसके अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ठीक है थोड़े से शायद हो सके तुम्हें पैसे कम मिलेंगे, थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी, बट अगर तुम उस फील्ड में भी अच्छा कर लोगे तुम्हें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो सिर्फ कोडिंग को अपना ऑप्शन मत बनाओ, और भी चीज़ें एक्सप्लोर करो। तो जब तुम्हें कॉलेज चूज़ करो, अगर तुमने सिर्फ तभी डिसाइड करना है
तब ऐसा मान के मत चलो कि मैं कोडिंग करूंगा ये करूंगा। तब तुम बस मैं कहूँगा कि अपना बेस्ट कॉलेज और अपनी बेस्ट ब्रांच जो तुम्हें लगता है रिसर्च करके वो चूज़ कर लो। अपने इंटरेस्ट तुम बाद में भी फिगर आउट कर लोगे। तुम्हें अगर तुमने मैकेनिकल चूज़ भी कर लिया और बाद में जाके तुम्हें लगा कि मैकेनिकल नहीं पसंद, तो भी ऐसा नहीं है कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तुम्हारे पास और बहुत सारी ऑप्शन होगी, तब तुम कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लोगे। तो मैं नहीं कहूँगा कि ब्रांच से इतना ज़्यादा तुम्हारे इंटरेस्ट तुम्हें ज़रूरी है अलाइन करने। अगर तुम्हें पहले पता है कि तुम्हें पता है कि मुझे यार इलेक्ट्रिकल ही पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, तो तुम चूज़ कर लो। बट 99% और लोगों को कुछ आइडिया नहीं होता कि उन्हें कौन सा इंजीनियर बनना है। तो इस कारण मैं कहूँगा जो इंजीनियरिंग तुम्हें बेस्ट मिल रही है उस टाइम पे वो शांति से ले लो, अच्छा कॉलेज ले लो। उसके बाद जाके सब फिगर आउट हो जाएगा। वहाँ पे इतना मैटर नहीं करता, कॉलेज में जाके एक्चुअली में कुछ मैटर नहीं करता तुम कौन सी ब्रांच में हो, कि तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो, तुम इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हो, केमिकल पढ़ रहे हो। कंपनीज को भी इतना फर्क नहीं पड़ता। कंपनीज भी जो रोल लेने आ रही है वो रोल की स्किल्स देखती है। तो तुम चाहे कोई मर्जी इंजीनियरिंग कर रहे हो, तुम वो वाली स्किल्स सीख के उसमें बैठ सकते हो। तो इस कारण ज़्यादा अपने इंटरेस्ट के बारे में ना सोचो। अगर तुम्हें आइडिया नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, किसी को आइडिया नहीं होता, कॉलेज जाके फिगर आउट कर लोगे। जब आप आईआईटी रुड़की पहुंचे, क्या उस समय फीलिंग थी? और क्या एक आईआईटी टैग क्या देता है, एक आईआईटी एक दूसरे पर्सन से क्या डिफरेंट बनाता है? अभी आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं एज ए बिजनेस एनालिटिक्स, तो क्या डिफरेंट आप देखते होंगे वहां पे? ऐसे भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होंगे जो खुद आईआईटी टैग के बिना होंगे, तो क्या डिफरेंस रहता है वहां पे? हम्म तो यार हमारा फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन था कोविड के कारण। तो सेकंड सेमेस्टर में हम गए थे कॉलेज पहली बार। तो यार एक तो ऐसा है कि जितनी हाइप लगती है ना आईआईटी की बाहर से, जितना लोग कहते हैं, तो जब मेरा एडमिशन भी हो गया था तब हर कोई कह रहा है आईआईटी है। और स्टार्टिंग में मुझे भी लगता कि हाँ यार आईआईटी में हो गया, और सब बोल रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन ऐसा हो गया। तब बहुत ऐसी फीलिंग आती है कि वाह यार आईआईटी में जा रहे हैं। बट एक बार जब आईआईटी में एडमिशन हो जाते हैं, जब हम कॉलेज में जाते हैं, सब दोस्त वगैरह बन जाते हैं, अब वहाँ पे सब लोग ही आईआईटी से हैं। अब कॉलेज में जाते ही तुम्हारी वो जो एक रिस्पेक्ट थी वो ख़त्म हो गई। वहाँ पे तुम्हें कोई क्या रिस्पेक्ट करेगा, तो वह सभी आईआईटी से है। तो ये बस स्टार्ट बाहर से ऐसा लगता है। हमें पूरे टाइम नहीं ये फीलिंग आती रहती कि हम आईआईटी से है, क्योंकि हम तो एक बार एंटर करके हमारे लिए तो सारे ही सेम ही कॉलेज से हो गए ना। तो एक तो ये थोड़ा सा बबल है जो ऐसे बर्स्ट हो जाता है जाते ही कॉलेज में, कि हम सब सारे जो भी लोग आईआईटी में आते हैं वो ये फीलिंग से आते हैं कि हम कुछ स्पेशल हैं, हम कुछ क्रैक करके आए हैं। बट एक बार जब तुम वहाँ जाते हो तुम्हारी वो फीलिंग खत्म हो जाती है, क्योंकि तुम देखते हो कि यार ये बंदा भी वही क्रैक करके आया है, मैं भी वही क्रैक करके आया हूँ। तो वो जो स्पेशल फीलिंग है वो तो झट से खत्म हो जाती है फिर उसके बाद। बट एक डिफरेंस जो मैं कहूँगा, जो मेरे ऐसे भी दोस्त रहे हैं जो आईआईटी में नहीं पढ़े, और ऐसे भी रहे हैं जो आईआईटी से पढ़े हैं, तो मैं जो मेजर फ़र्क कहूँगा दोनों में क्या है कि एक तो कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है कि जब तुम ऐसे इतना बड़ा तुमने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, तुम ऐसे कॉलेज में आ गए, तो तुम्हारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं अब मेहनत करके कुछ इतना बड़ा अचीव कर सकता हूँ, फिर मैं कुछ भी अचीव कर लूँगा। तो वो लोग नॉर्मली ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट रहते हैं जो ऐसे कॉलेजेस से आते हैं, जिन्होंने कुछ ऐसा क्रैक किया होता है। उनको डर नहीं लगता कुछ नई चीज़ करने से, उनको लगता है हमने ये भी क्रैक किया, हम ये भी कर लेंगे, सीख के कर लेंगे। तो इस कारण वो लोग थोड़ा ज़्यादा लाइफ में अच्छा करते हैं, क्योंकि उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। तो वो बहुत चीज़ें ट्राई कर लेते हैं और सब में अच्छा हो जाता है, जो हम नॉर्मली कहते हैं कि आईआईटीएंस जहाँ जाते हैं वो अच्छा कर देते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि कुछ कॉलेज में कुछ खास बात नहीं है, बट वो एक इतना मुश्किल एग्ज़ाम क्रैक करके आ रहे हैं कि उनमें इतना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया कि वो कोई भी चीज़ में जाते हैं वहाँ पे वो लेते हैं कि ठीक है हम ये भी सीखेंगे, इसमें भी अच्छा करेंगे, और वो अच्छा कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है आईआईटीएंस और नॉन आईआईटीएंस में। और ये ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल कॉलेजेस से पढ़े हैं वो लोग नहीं कर सकते। वो लोग भी अगर मेहनत करेंगे, कुछ अचीव, एक बार तुम लाइफ में कुछ ऐसा अचीव कर लो ना, जो तुमने पूरी मेहनत की और कुछ अचीव कर लिया, तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ठीक है हम भी कुछ कर सकते हैं। वरना मोस्टली लोग ना इसी कारण यही डरते रहते हैं कि हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। एक बार तुमने ये बात अपने मन से निकाल दी ना, फिर तुम में कुछ फ़र्क नहीं है कोई आईआईटी से हो कोई नॉन आईआईटी से हो, कुछ फ़र्क नहीं है अगर तुम अपने ऊपर एक बिलीफ ले, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस ले। तो ये फ़र्क है जो एक आईआईटी बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस दे देता है, एक वो वैलिडेशन दे देता है। तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ उखाड़ा है, इस कारण तुम आगे भी कुछ उखाड़ सकते हो। ये मैं कहूँगा कि एक मेजर डिफरेंस मैंने नोट किया है। क्या कनेक्टिविटी बढ़ जाती है एज ए आईआईटीएन होने के कारण? हाँ मतलब ये बात तो है कि जैसे बोलते हैं एलुमनाई नेटवर्क अच्छा है और तुम्हारे रिलेशंस बहुत अच्छे बनेंगे, तो ये तो है। क्योंकि यार देखो ऐसा होता है कि कॉलेज में तुम्हारे जो भी दोस्त बनेंगे, तुम 4 साल उनके साथ रहोगे, तो वो तुम्हारे बहुत ऐसे पक्के दोस्त हो जाएंगे। उसके बाद तुम लाइफ में कहीं भी जाओगे तुम्हारा उनसे टच रहेगा। तो
अब ऐसा है, अब मेरे जैसे जो भी कॉलेज के दोस्त हैं, अब वो सारे अच्छी अच्छी कंपनीज में अच्छी अच्छी जॉब कर रहे हैं। तो अब आज से 10 साल बाद वो भी यहाँ से कहीं ग्रो करेंगे, कहीं और जाएंगे। तो अब वो मेरे लिए तो वो मेरे दोस्त ही रहेंगे ना। तो हमारे बीच थोड़ी ना रहेगा कि वो बड़ा आदमी बन गया ये वो, तो वो कुछ भी उखाड़ेंगे, वो मेरा तो दोस्त ही है। तो एक तरह से मेरा तो ये जो 10 लोगों का मान ले सर्कल बना, वो बहुत हाई लेवल बन गया कि हर कोई अच्छी अच्छी कंपनी में है। तो अगर मुझे कुछ हेल्प चाहिए होगी, मैं एक कॉल लगाऊंगा, वो मेरा दोस्त है, वो मेरी हेल्प कर देगा। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, जो कि थोड़ा सा मुझे लगता है प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं होता। कि प्राइवेट कॉलेज में तुम 10 दोस्त हो तो हो सकता है उसमें से कोई एक ही कोई बहुत कुछ बड़े लेवल पे पहुंच सके, बाकी 9 नहीं कुछ कर रहे होंगे या कुछ ऐसा ही कर रहे होंगे। मतलब जनरली बात कर रहा हूँ मैं, हो सकता है हो वहाँ पे भी, बट जनरली ऐसा ही होता है। बट ये होता है अच्छे कॉलेजेस में कि तुम्हारा जो पीयर ग्रुप होगा वो सारा ही कुछ कुछ ना कुछ अच्छी जगह पे होगा, तो तुम्हारे कनेक्टिविटी बेटर हो जाएगी। और जो एलुमनाई नेटवर्क भी है कि आईआईटीज़ में इतने सालों से लोग पढ़ रहे हैं, अब ऐसा है कि अगर मान लो मुझे मेरी जॉब चली जाती है, आज मेरे को एक नई कंपनी में जॉब चाहिए, तो मैं अपने कोई कॉलेज के सीनियर को मैसेज कर देता हूँ जो एक अच्छी पोस्ट पे है कि आई एम जूनियर फ्रॉम आईआईटी रुड़की, कैन ये वो, तो वो मेरी बात थोड़ी ज़्यादा सुनेगा क्योंकि मैं उसके कॉलेज से हूँ। तो वो एक सॉफ्ट हार्ट रहता है, एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है कि ठीक है अपने कॉलेज का ये, इसकी हेल्प कर देते हैं। तो ये एक फ़ायदा होता है कि मैं किसी भी आईआईटी रुड़की के एलुमनाई को उसका नंबर निकलवा सकता हूँ और उसे मैसेज कर दूंगा, तो बहुत चांसेस है कि वो मेरी बात सुन लेगा, मेरे को कंसीडर कर लेगा। उसके बाद मेरी स्किल के ऊपर है कि मैं उस कैपेबल हूँ कि नहीं, बट एटलीस्ट मेरे को कंसीडर किया जाएगा क्योंकि वो मेरी सीनियर मेरी अप्रोच कर हेल्प रेफरल दे देगा या ऐसा कुछ कर देगा। तो ये एलुमनाई नेटवर्क का भी फ़ायदा होता है। जैसे भैया आपने बोला कि एक आईआईटीएन होना एक उतना प्रेफरेंस नहीं हुआ, लेकिन तब भी एक वो एग्जाम निकालने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है वो मैटर करता है लाइफ में। वो मैटर करता है कि मैंने कुछ उखाड़ा है, ये मैटर करता है। तो आपने जैसे स्टैंड अप कॉमेडी स्टार्ट किया, आपने बताया कि आपने जब प्रिपरेशन के टाइम पे 11th के टाइम पे भी आप कंटेंट क्रिएशन करते थे, कुछ क्रिकेट के रिगार्डिंग वीडियो बनाते थे। कंटेंट क्रिएशन एग्जैक्टली कब से स्टार्ट किया, और क्या आईआईटी के टैग पाने के बाद जो कंटेंट क्रिएशन में एक हो जाएगा कि हाँ घर वालों को भी, स्टार्टिंग में कोई कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, घर वालों को भी रहता है कि भाई तू टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, क्या वो आईआईटी टैग होने के बाद क्या पेरेंट्स का सपोर्ट बढ़ गया कि हाँ चलो जो कर रहा है कुछ ना कुछ कर लेगा? हम्म तो मैंने स्टार्ट किया था 9th क्लास में यूट्यूब पे वीडियोस बनाना। और वो ऐसा था कि मेरा एक दोस्त था, उसने एक चैनल बनाया अपना, और मेरे को भी लगा कि तब हम ऐसा था, हमारी समर वेकेशन ही चल रही थी तो मैं भी फ्री था। तब ऐसा था कि कुछ ऐसे फ़ोन, इंस्टाग्राम वगैरह इतना था नहीं, तो समर वेकेशन में क्या ही कर रहे होते, तुम फ्री होते थे हम घर पे। तो मेरा एक दोस्त है यहीं स्कूल में ही, उसने अपना एक चैनल बनाया गेमिंग का। तो मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा कि हाँ यार ये तो अच्छी चीज़ है, मैं भी ट्राई करता हूँ। और मैं तब क्रिकेट बहुत देखता था, तो मैंने सोचा मैं क्रिकेट के ऊपर चैनल बनाता हूँ, तो मैंने एक चैनल बनाया क्रिकेट इज़ माई रिलीजन। तो तब मैंने वीडियोस डालना स्टार्ट किया। अब 9th और 10th मैंने 2 साल पूरी वीडियोस डाली, और मतलब बहुत रेगुलर डालता था मैं कि हर 2 से 3 दिन में एक वीडियो डाल रहा हूँ। और तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मेरे पेरेंट्स कुछ सपोर्ट नहीं करते थे, मतलब क्योंकि ऐसा था मैं साथ साथ पढ़ाई भी कर ही रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ पढ़ाई में कम मार्क्स आ रहे थे मेरे, कुछ अफेक्ट होने दे रहा था पढ़ाई। तो मैं मैनेज कर रहा था कि मैं स्कूल भी जा रहा था, मैं पढ़ाई भी कर रहा था, साथ में ट्यूशन भी जाता था, और फिर फ्री टाइम होता था उसमें यूट्यूब वगैरह भी वीडियोस भी बना रहा था। तो वो मैं खुद ही मैनेज कर रहा था कि मैं कई बार स्कूल जाने से पहले सुबह 5 बजे उठता था कि 7 बजे स्कूल जाना है, मैं सुबह 5 बजे उठ के 2 घंटा बैठ के एडिट कर रहा हूँ वीडियो, या फिर स्कूल से आके जल्दी से अपना होमवर्क वगैरह ख़त्म किया और फिर वीडियो बनाने लग गया। तो वो मैं खुद ही मैनेज कर रहा था, तो कभी उनको बोलना ही नहीं पड़ा ये बात कि तू टाइम वेस्ट कर रहा है ये वो, क्योंकि मैं अपना सारा जो प्रायोरिटी थी मेरी, जो पढ़ाई थी, वो सबको भी टाइम दे रहा था, वो ख़त्म कर रहा था, उसके बाद ही कर रहा था। तो उनके पास ही बोलने का कभी मौका ही नहीं था कि वो मुझे बोलें कि ये सब क्या कर रहा है। और बल्कि उनको भी दिख रहा था कि मैं ये सब कर रहा हूँ तो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं खुद से टाइम मैनेज कर रहा हूँ और चीज़ें भी सीख रहा हूँ नई नई। तो उनको ऐसा अच्छा ही लग रहा था कि यार खुद से इतना कुछ सीख रहा है। और ऐसा हुआ कि वीडियोस बनाते बनाते मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें सीख ली। मतलब ठीक है एडिटिंग वगैरह तो होती हैं, बट मेरा बोलने का स्टाइल बेटर हो गया, मेरे में कॉन्फिडेंस आने लग गया। ये सब उनको भी दिख रहा था, क्योंकि जब तुम कैमरा से बात करोगे, रोज़ कुछ ना कुछ करोगे, तो तुम सीखोगे, नई नई चीज़ें सीखोगे। तो उनको भी ये सब चीज़ें नोटिस हो रही थी, तो उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि ये टाइम वेस्ट वगैरह है। और कभी ऐसा मैंने मौका भी नहीं दिया उनको कि मैं कुछ पढ़ाई में कम मार्क्स आ रहे हैं ये वो, तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और फिर ऐसा है जब कॉलेज में आ गया, कॉलेज में तो यार ऐसा है कि तुम बहुत ही टाइम है तुम्हारे पास, तुम जो करना चाहो वो तुम कर सकते हो। मतलब क्योंकि लिटरली कॉलेज में कोई भी नहीं पढ़ता, मतलब तुम प्राइवेट ले लो, आईआईटी ले लो, कोई भी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई भी पढ़ाई नहीं करता। तुम्हारी क्लासेस होती है, तुम क्लासेस जाते हो कि तुम्हें अटेंडेंस पूरी करनी है, बस उतना करोगे। तुम वहाँ भी बैठ के फ़ोन चला रहे होगे, कोई पढ़ाई नहीं करता, ये सबको ही पता है।
तो उसके बाद भी घर आके तुम ऐसा नहीं हो अपने कम हॉस्टल में आके कुछ पढ़ाई कर रहे होगे, तुम दोस्तों के साथ बैठे हो, ये सभी कर रहे हो, तो वहाँ पे तो तुम वीडियोस बनाओ जो मर्जी करो, उसमें तो तुम्हें कोई रोकेगा ही नहीं कभी भी। तो कॉलेज में तो बहुत ईजी है करना ये सब। बट हाँ, 11th-12th में मुझे लगता है कि 11th-12th में मैं जब करता भी था, वीडियोस भी बनाता था, तभी मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे, जब स्टार्टिंग में वीडियोस बनाता था 11th में, तब मेरे पेरेंट्स ने नहीं मुझे कभी रोका कि ये मत बना, पढ़ाई कर। उनको यही था कि इसने 9th-10th में भी खुद से मैनेज किया, खुद से पढ़ाई की है, सब खुद से ही कर रहा था, तो अभी भी ये कुछ ना कुछ देख लेगा, जो भी से ठीक लगेगा करेगा। तो मुझे ये एक बहुत प्लस पॉइंट लगता है अपनी लाइफ में कि मेरे पेरेंट्स ने कभी भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं किया कि तू ऐसे मत कर, तू ऐसे कर ले। उन्होंने मेरे पे बहुत ट्रस्ट किया कि ये खुद देख लेगा जो भी करना है, स्टार्टिंग से ही। आईआईटी तो बहुत लेट हुआ लाइफ में, बहुत पहले से ही ऐसा किया है। इस कारण मैं खुद भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाऊँ कि मेरे को अपने डिसीजन खुद लेने हैं और खुद सही करने हैं। इस कारण जब मुझे 11th में लगा कि मेरी पढ़ाई अफेक्ट हो रही है, तब मैंने अपने आप छोड़ दिया यूट्यूब। और तब मेरे यूट्यूब पे 6,500 सब्सक्राइबर्स थे, मैंने वो छोड़ दिया कि नया चैनल बना लेंगे, इसे छोड़ देते हैं। तो इतना वो मेरे पे ट्रस्ट करता है कि मैं खुद डिसाइड कर लूँगा, और मेरे को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि नहीं, अगर वो मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो मैं खुद से अपने लिए बेस्ट जो होगा वो करूँगा, चाहे उसमें मेरे को अपना मन ही क्यों ना मारना पड़े। तो भैया क्या आपको लगता है कि जैसे आपने कंटेंट क्रिएशन इतने टाइम से कर रहे हो, तो लगता है क्या कंटेंट क्रिएशन से कंसिस्टेंसी आती है, लाइफ में आती है कंसिस्टेंसी, चाहे बोलो किसी भी फैक्टर से लेकर कंसिस्टेंसी आ जाती है? हम्म हाँ, मतलब ऐसा यार, ये कंटेंट क्रिएशन की बात भी नहीं है। मैं तो कहूँगा अगर तुम लाइफ में कुछ भी चीज़ कंसिस्टेंटली कर रहे हो ना, तुम्हारी ओवरऑल लाइफ बेटर हो जाएगी। मतलब नॉर्मली लोग कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं जिम जा रहा हूँ, अगर रोज़ मैं जिम जाऊँगा, तो नॉर्मली लोग कहेंगे कि अगर मैं जिम जा रहा हूँ तो मैं काम कम कर पाऊंगा, मेरा टाइम जाएगा, ये वो। बट एक्चुअली में क्या होगा, अगर तुम रोज़ जिम जाओगे ना, तुम बाकी ज़्यादा काम में भी ज़्यादा टाइम दे पाओगे। क्योंकि एक बार तुम कुछ करने लग जाते हो ना, तुम कुछ ना कुछ कर रहे हो पूरे टाइम, तो तुम्हारा मन नहीं करेगा कि हम बैठ के आलस कर रहे हैं, हम फोन वोन चला रहे हैं। तुम होगा अब हम ये कर लिया, ठीक है मैं जिम से आ गया, मैं ये काम भी खत्म कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। वो तुम्हारे अंदर रहेगा, एक एक्टिवनेस रहेगी। जैसे फिजिक्स का लॉ है कि बॉडी इन मोशन टेंड्स टू रिमेन इन मोशन, और बॉडी एट रेस्ट टेंड्स टू रिमेन इन रेस्ट। और ये एक्चुअली में हमारी लाइफ के साथ भी ट्रू है कि एक बार अगर तुमने, जैसे मैंने कंटेंट क्रिएशन कंसिस्टेंटली कर लिया, जिम कंसिस्टेंटली कर लिया, एक बार अगर मेरे को उस चीज़ की आदत लग गई ना, मेरी बाकी ओवरऑल लाइफ भी बेटर हो जाएगी। कि अगर मेरे को रोज़ 2 घंटा वीडियो बनानी है, तो मैं कहूँगा ठीक है 2 घंटा वीडियोस बना रहा हूँ, उसके बाद ऐसा नहीं है कि मैं बाकी टाइम लेट के आराम करूँगा बेड पे। मेरे अंदर मन ही नहीं करेगा ये करना, मुझे होगा ठीक है वीडियो बना ली, अब ये काम भी कर लेते हैं, ये काम भी कर लेते हैं। अब ये समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट अगर तुम एक्चुअली में इसको ट्राई करोगे ना, कि तुम कुछ भी चीज़ कंसिस्टेंटली रोज़ कर रहे हो, तो तुम ओवरऑल अपनी लाइफ में हर चीज़ कंसिस्टेंटली कर जाओगे, अगर तुमने एक चीज़ भी ऐसी पकड़ ली। ये एक्चुअली में होता है, अगर तुम करके देखोगे तो तुम्हें रियलाइज़ होगा। और अगर वही तुम सोचो कि नहीं हम पूरा दिन कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर तुम्हें स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है। कि तुम रोज सुबह उठते हो, तुम्हारा कोई गोल नहीं है, तुम लेटे हुए हो, और फिर उसमें तुम्हें कुछ स्टार्ट करना है, वो बहुत मुश्किल काम है। बट एक बार तुमने एक चीज़ पकड़ ली कंसिस्टेंटली, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो कुछ भी हो, तो तुम ओवरऑल तुम्हारा पूरा दिन अच्छा जाने लग जाएगा। ये जैसे आपने बताया कि आपका पहले एक क्रिकेट का चैनल था, और जो मुझे पहले से भी पता था कि आपका एक क्रिकेट का चैनल था जो आपने बंद कर दिया था, कुछ 6,500 सब्सक्राइबर थे उसमें, 6.5 के। तो और अभी आपने वो आपका रिजोल्यूशन था एज अ फेब मंथ कि आपको 4,000 सब्सक्राइबर करने हैं, आपके 3K सब्सक्राइबर थे, और आज के टाइम में 7K प्लस सब्सक्राइबर्स है। तो जैसे जब कोई स्टार्ट करता है कंटेंट क्रिएशन, स्टार्टिंग्स में बहुत ज्यादा मतलब ये होता है कि व्यूज नहीं आ रहे हैं या फिर कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो उन्हें एक कंटेंट क्रिएटर को क्या एडवाइस देना चाहोगे भैया? और क्योंकि आपने खुद एक्सपीरियंस किया, आपने खुद एक स्टोरी डाली थी कि मुझे खुद विश्वास नहीं था कि मैं क्या वो जो 665 सब्सक्राइबर थे, क्या उसको उसे बीट मैं कर क्रॉस पाऊँ। कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो क्या फीलिंग्स भी थी उस समय आपकी? हम्म तो यार देखो, अगर तुम जैसे आजकल तो देखोगे तुम इंस्टाग्राम पे बहुत लोग कंटेंट बना रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग, कि रोज़ मेरी फीड में कोई ना कोई वीडियो आ जाती है कि आई एम दिस एंड आई एम स्टार्टिंग टू मेक कंटेंट फ्रॉम टुडे। क्योंकि सबको अब दिखने लग गया है कि इसमें कितना ज़्यादा पैसा है, कितना सक्सेस है, और इतना मुश्किल भी नहीं है ये, टू बी ऑनेस्ट, कि स्टार्ट करना बहुत ईजी है। तुम्हारे पास फ़ोन है, तुम्हें बस वीडियो रिकॉर्ड करनी है, स्टार्ट करना। तो होता क्या है कि स्टार्ट बहुत लोग कर लेते हैं, बट वो छोड़ इसी कारण देते हैं क्योंकि उनको व्यूज़ नहीं आते। अब ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा ये पूरी प्रोसेस से तुम्हारा मेन गोल बस एक है कि तुम्हें बस व्यूज़ चाहिए, तुम्हें बस पैसा चाहिए। अगर तुम्हारा मेन गोल सिर्फ ये होगा ना, तो तुम कभी भी इस फील्ड में ना व्यूज़, कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे।
क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग टर्म गेम है। ऐसा नहीं है कि तुम आज एक वीडियो डालोगे उस पर व्यूज़ आ जाएंगे। ये गेम ही है कि तुम एक साल वीडियोस डालो, उसके बाद देखो। अब वो एक साल तुम बिना व्यूज़ के तभी डाल पाओगे अगर तुम्हें एक्चुअली में मज़ा आ रहा है ये पूरे प्रोसेस में। अगर तुम सिर्फ व्यूज़ के लिए कर रहे हो तो तुम कभी कर ही नहीं पाओगे। तुम सिर्फ वो फेम, सिर्फ वो पैसे के लिए कर रहे हो, एट देन ठीक है तुम्हारा गोल सबका होता है वो, बट ओनली गोल नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा ओनली गोल वही है। तो अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो चैनल विद द ओनली गोल कि मुझे फेमस होना है, मुझे पैसे कमाने हैं, तो मत करो। तो ये तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है चीज़, क्योंकि तुम 1 2 10 वीडियो बाद छोड़ दोगे। बट अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो कि ठीक है करके देखते हैं, मज़ा आया तो करेंगे, ये माइंडसेट से स्टार्ट करोगे ना, तो तुम एक्चुअली में वो क्राफ्ट को सीखने का ट्राई करोगे, तुम उसमें एफर्ट पुट करोगे, फिर तुम व्यूज़ से इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगे कि फिर तुम ये नहीं सोचोगे यार व्यूज़ तो आते नहीं है, मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें मज़ा आ रहा है करने में, तुम ट्राई कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो नई नई चीज़ें। और ये गेम ही पूरा ये है कि तुम लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट करते रहो। मैंने जैसे बताया, मैंने 2017 में स्टार्ट किया वो चैनल, 2019 के मिड के अराउंड मैंने छोड़ दिया, बंद तो क्या किया, मतलब उस पर वीडियोज़ डालना छोड़ दिया, अभी भी है वो चैनल। तो फिर मैंने ये नया वाला चैनल स्टार्ट किया 2021 में, और इस पर भी मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं था, मतलब स्टार्टिंग के 3 4 साल, मतलब मैं बताऊंगा कंसिस्टेंट तो मैं इसी साल हुआ हूँ मोस्टली, 2025 में कंसिस्टेंट स्टार्ट हुआ। उससे पहले मैं डालता था, मेरे थे 2500 के अराउंड सब्सक्राइबर्स हो गए थे, पर मैं ऐसे ऑन एंड ऑफ डालता था, ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता था। तो इस कारण क्या हुआ, कंसिस्टेंट नहीं था तो कभी बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आते थे। अब इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, पर मैं फिर भी डालता रहता था, कभी ना कभी मन करता था तो मैं, मेरे को पता था और मुझे पता होता था कि मैं वीडियो डालूंगा, व्यूज़ तो आएंगे नहीं, बट फिर भी मैं उसको बैठ के एडिट कर रहा हूँ, पूरा टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे व्यूज़ से मतलब ही नहीं था। मुझे था कि यार मैं डाल रहा हूँ, अच्छी वीडियो डलेगी तो एट द एंड मुझे अच्छा लगेगा। मैं कभी 5 साल में मेनली कंटेंट बनाता हूँ कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, आज से 10 साल बाद जब मैं अपनी वीडियोस देखूंगा, मुझे अच्छा लगेगा, मेरी एक तरह से लाइफ डॉक्यूमेंटेड रहेगी, मेरे थॉट्स डॉक्यूमेंटेड रहेंगे। तो मेरा एक ये बहुत बड़ा गोल है कंटेंट बनाने का, कि बाद में मैं जब भी अपनी वीडियोस देखूंगा, अभी भी मैं अपनी 5 साल पहले की वीडियोस देखता हूँ, मुझे देख के अच्छा लगता है कि हाँ ये मैंने डाली थी वीडियो, तो मुझे अच्छा लगता है, मज़ा आता है वो देखने में, कि मेरी एक मेमोरी सेव हो गई वहाँ पे। और यूट्यूब है, यूट्यूब पे वो लाइफ लॉन्ग रहेगी, मुझे पता है। तो एक ये बहुत बड़ा गोल है। तो तुम्हारा अगर फेम के व्यूज़ के अलावा कोई गोल्स होंगे ना लाइफ में, तो तुम्हें बहुत ईजी रहेगा ये सब चीज़ें करना। तो मेरा भी एक तो ये गोल है कि मुझे यार अपनी डॉक्यूमेंट करनी है, सेव करनी है, अपनी एक डिजिटल मेमोरी बनानी है, पूरी वो बन रही है। और उसके साथ साथ मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और एडिट करने बैठता हूँ, तो ये पूरा प्रोसेस मान लो 2 से 3 दिन चलता है। तो मुझे 2 से 3 दिन, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा होता है करने में। जैसे हम क्रिकेट खेलने जाते हैं, या हम वेब सीरीज़ देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तू देख रहे हो, तो मैं ये सब कर रहा हूँ एज ए हॉबी कर रहा हूँ, कि मुझे अच्छा लगता है, हाँ यार कर रहा हूँ। मेरा जैसे ऑफिस हो गया, उसके बाद फ्री टाइम है, तो फ्री टाइम में मैं ये सब कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है करना। तो ये एक बहुत बड़ा है कि मैं इसको बहुत ज़्यादा एज अ वो नहीं देखता कि यार मेरे को व्यूज़ चाहिए ही चाहिए। मैं कह रहा हूँ ठीक है, व्यूज़ नहीं भी आएंगे, एट द एंड ऑफ द डे मेरा टाइम अच्छा गया, जो भी टाइम मैंने इसमें डाला। एक ये बहुत बड़ा है, वो है कि इसके कारण मुझे लगता है कि मेरे को इतने साल हो गए और अभी तक भी मैं, हल्का सा भी मेरा वो चेंज नहीं हुआ माइंडसेट कि मुझे व्यूज़ चाहिए या पैसे नहीं आए, क्योंकि इससे मैं अभी भी कुछ खास अर्न नहीं कर रहा इससे मैं। तो बट अभी भी मैं ये नहीं सोचता एक बार में यार मैं छोड़ देता हूँ या कुछ भी, ये जो, और फिर एक महीने में जैसे मैंने 3000 सब्सक्राइबर्स थे यूट्यूब पे, और वो एक महीने में 7500 हो गए, बट वो 3000 करने में 5 साल लग गए। तो वो 5 साल मैंने सस्टेन किया, मैं करता रहा, इसके कारण वो एक महीने में 7000 हो गए। इसमें ऐसा ही होता है, इसमें तुम्हारा जंप बहुत एक्सपोनेंशियली आएगा, बट वो एक्सपोनेंशियल वो पॉइंट तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत लंबा टाइम वेट करना पड़ेगा। अब वो तुम तभी कर पाओगे अगर तुम्हें मज़ा आ रहा है, अगर तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा फिर तुम नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने भी जैसे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है, साथ में एक मैंने माइक पे जिंदगी करके सीरीज स्टार्ट किया जो स्टॉक के नाम से। तो मैंने उसमें ये भी देखा कि जैसे जो आदमी, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कैमरे के सामने नहीं बोल पा रहे हैं, तो क्या ये एक जो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं उनमें एक कॉन्फिडेंस का मैटर होता है कि कॉन्फिडेंस उन्हें डेली डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रही है उनके कॉन्फिडेंस में? जैसे आप देखते होगे कि आपके जो पुराने वीडियोस हैं और जो आज के वीडियोस हैं, उनमें क्वालिटी का तो फर्क है ही, लेकिन कॉन्फिडेंस का भी है। क्या ये कॉन्फिडेंस एक वीडियो बनाने से बिल्ड हुआ है? तो यार देखो, एक तो स्टार्ट जब करते हैं किसी को नहीं आता कैमरा के सामने बोलना, लोग नॉर्मली कहते हैं कि हम कैमरा शाय हैं, हम बोल नहीं पाते। तो ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे हो, हर इंसान ऐसा होता है। तुम जो भी अभी देख रहे हो यूट्यूब पे किसी को भी, उसने भी जब स्टार्ट किया होगा वो भी कैमरा शाय था, वो भी नहीं बोल पाता था, तो उसने भी इतनी बार ये चीज़ कर ली, अब जाके वो इतना कॉन्फिडेंट हो पाया है। तो तुम एक तो ये सोचना बंद कर दो कि तुम
बोल नहीं पा रहे, तुम कैमरा शाय हो, इसके कारण तुम स्टार्ट नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में हर कोई ऐसा होता है, बट बार बार जब तुम करते रहोगे ना, तुम इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे कि तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं लगेगा कैमरा के सामने बोलने में और नॉर्मली बोलने में। एक तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कॉन्फिडेंस की बात है तो कॉन्फिडेंस यार तुम्हें, कॉन्फिडेंस एज सच मैं ऐसे नहीं कहूँगा, डायरेक्टली कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा इससे। मतलब अगर तुम्हें इस वाली, मतलब तुम वीडियोस बना रहे हो और इससे तुम्हें बहुत अच्छा आउटपुट मिलने लग गया, तुम्हारे व्यूज़ आने लग गए, एक तो ये कॉन्फिडेंस मिलेगा तुम्हें लोगों के सामने कि हाँ ठीक है मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, ये अपने अंदर तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि मान लो तुम अभी लोगों के सामने बहुत क्लियर नहीं बोल पाते, बहुत ज़्यादा वॉइस क्लियर नहीं है तुम्हारी, वोकल क्लियर नहीं है, मतलब होते हैं ना लोग कि बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं बोल पाते, बहुत नॉर्मल बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं खुद भी ऐसा था स्कूल टाइम में। बट फिर जब मैं वीडियोस बनाने लग गया, वीडियो जब मैं बना रहा हूँ कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, तब मुझे कोई नहीं देख रहा, तब मैं अकेला हूँ। तो तब मैं धीरे धीरे जब ये करता रहा तब मैं इतना बेटर हो गया, बोलने में बेटर हो गया। फिर वो बोलने में बेटर हो गया तो मैं लोगों के सामने जब होता था, मेरे को अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि ठीक है मैं बोल अच्छा सकता हूँ। तो इसके कारण ये ऐसे कॉन्फिडेंस मिलेगा तुम्हें अपनी लाइफ में, ऐसे डायरेक्टली नहीं मिल जाएगा कि ठीक है तुम वीडियोस बना रहे हो इस बात का, बट तुम्हारा वोकल बेटर हो जाएगा, तुम्हारी वोकेबलरी बेटर हो जाएगी, तुम्हें नॉलेज मिल जाएगी, ये सारी ओवरऑल चीज़ों के कारण तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जो तुम्हें रियल लाइफ में भी हेल्प करेगा। भैया आपने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि आप दूसरे लोगों से, आप अपने फ्रेंड सर्कल में बातें करते थे, हम्म दूसरे लोगों से नहीं करते थे। और हम्म आईआईटी रुड़की में जाने के बाद आपने स्टैंड अप क्लब ज्वाइन किया, साथ में आपने स्टैंड अप बहुत सारे किए, तो कैसे वो कॉन्फिडेंस आया? और क्या ऐसा भी होता है कि उनकी जब कोई स्टैंड अप स्टार्ट कर रहा है तो ये भी रहता है क्या मेरे जोक पे कोई हंसेगा या नहीं? क्या सिचुएशन थी? कभी ऐसा कुछ सीन हुआ हो कि आपने जोक बहुत अच्छे से सोच के गए और स्टेज पे वो काम नहीं आया हो? तो यार देखो कॉन्फिडेंस का वही है कि बहुत लोग कहते हैं ये बात कि कॉन्फिडेंस का सीधी सी बात है, फेक इट टिल यू मेक इट। तो जब तक तुम कॉन्फिडेंट नहीं होते ना, फेक करने लग जाओ कि तुम कॉन्फिडेंट हो, एक टाइम आएगा जब तुम असली में कॉन्फिडेंट हो जाओगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम फेक कर रहे हो। ये बहुत लोग कहते हैं, बहुत फेमस कोट है ये। तो ऐसा था कि जब मैं स्कूल में था तब ठीक है, तब जैसा भी था मैं स्कूल में, फिर जब 11वीं 12वीं तो पढ़ाई में चलेगी, फिर जब कॉलेज स्टार्ट होने से पहले का टाइम होता है ना, तब मुझे बहुत क्लियर था, मैं बहुत ये सेल्फ अवेयर था अपने आप को लेके कि यार मैं जैसा अभी हूँ ना, अगर मैं ऐसा ही रहा अगले 4 साल, तो ना मेरे अच्छे दोस्त बनेंगे, ना मैं कुछ पार्ट ले पाऊंगा चीज़ों में, और मैं ऐसा ही रह जाऊंगा जैसे मैं अभी था। और मुझे था कि मुझे ऐसा नहीं करना कि मैं इतने अच्छे कॉलेज में जा रहा हूँ, मुझे ये पर्सनैलिटी लेके नहीं जाना। तो तब मैंने सोचा कि मैं क्या क्या चेंज कर सकता हूँ, मतलब वहाँ पे मुझे कोई नहीं जानता, मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ मुझे कोई भी नहीं जानता, किसी को नहीं पता मैं कैसा था पहले। तो अगर मैं उनके सामने ऐसा ही बन जाऊँ, एकदम बेशर्म हो जाऊँ कि मैं जो मन में आता है वो कर रहा हूँ, जो बोलता हूँ किसी की परवाह नहीं कर रहा, वो तो मुझे ऐसे ही देखेंगे ना, वो थोड़ी ना। हमें मेन डर क्या होता है कि लोग हमें जज करेंगे कि यार ये कैसा है, ये पहले तो ऐसा नहीं था। मतलब मैं स्कूल के दोस्तों के सामने एकदम से चेंज हो जाऊँ तो मुझे डर लगेगा यार कि ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, बट जहाँ मुझे कोई जानता ही नहीं वहाँ क्या फ़र्क पड़ेगा। तो एक तो ये बात मैंने बहुत क्लियर कर ली कि यार अब मैं एक नई जगह जा रहा हूँ, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं जैसा अपने आप को दिखाना चाहूँ वैसा दिखा सकता हूँ, उनमें से किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सोचेंगे कि यार ये ऐसा ही है। और सेकंड बात मैंने सोचा यार कि अब टाइम है कि मैं अगर हमेशा यही सोचता रह गया कि लोग मेरे बारे में कुछ सोच रहे हैं, या इस डर से मैं कुछ नहीं कर रहा कि लोग क्या बोलेंगे, तो फिर मैं कभी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो अभी टाइम है कि मुझे अपने आप को चेंज करना होगा। और स्पेशली मैं जा भी ऐसे कॉलेज में रहा था जहाँ पे टॉपर्स आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े रैंकर्स आ रहे हैं, और बड़े बड़े स्कूल से पढ़ के लोग आ रहे हैं। तो मुझे था कि अगर मैं वहाँ पे ऐसा रह गया ना, थोड़ा भी अंडर कॉन्फिडेंट रह गया, तो कोई मेरे से दोस्ती नहीं करेगा, कोई मेरे से बात नहीं करेगा आगे, सब आपस में दोस्त दोस्त बन जाएंगे और मैं अकेला रह जाऊंगा, और मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। तो मुझे फुल सारी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, अपने दोस्त बनाने हैं, सारे मज़े करने हैं। तो उसके लिए ऑनलाइन था जब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर, तभी मैंने सोचा कि मैं हर क्लब में अप्लाई करूंगा। जैसे बहुत सारी सोसाइटीज़ होती हैं, क्लब में होती हैं, तो मैंने सोचा जहाँ भी मौका मिलेगा मैं वहाँ पे अप्लाई करूँगा, ताकि मैं नए लोगों से बात कर पाऊँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आए। तो जितने भी क्लब्स थे मैंने ऑलमोस्ट सबके वहाँ पे फॉर्म भरे हैं, इंटरव्यूज़ दिए हैं। बस इसके कारण, जैसे मैंने उसका एक हमारी डिबेटिंग सोसाइटी थी उसमें भी अप्लाई किया, जबकि मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था डिबेटिंग में। एक पोइट्री सोसाइटी थी, मैंने उसमें भी अप्लाई किया, जबकि मैं आज तक पोइम्स नहीं सुनता। बस मैंने अप्लाई कर दिया, फॉर्म आता था इंस्टाग्राम पे, वो लोग फॉर्म डालते थे, मैं अप्लाई कर देता था कि देखते हैं सिलेक्ट हो गया तो देखते हैं। तो फॉर्म में ऐसा होता था कि कुछ भी सबमिशन देनी थी, जैसे पोइट्री में है तो
कुछ भी पोएम लिख के देनी है, डिबेटिंग में तो वो एक टॉपिक देंगे, उस पर डिबेट करना है, तो वो अप्लाई, वो फॉर्म भरना बहुत ईजी है, बहुत लोग फॉर्म भरते हैं, बट उसके बाद होता है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू लोग देने नहीं जाते, मोस्टली लोग डर जाते हैं कि छोड़ो हमें कौन सा इंटरेस्ट है, बट मैं बस इंटरव्यू देने जाता था कि अगर मेरा हो भी गया ना, मैं इनको मना कर दूंगा एंड में कि मेरे को नहीं आना, मेरे को डिबेटिंग नहीं पसंद, बस मैं इंटरव्यू ज़रूर दूंगा ताकि मैं बात करना सीख पाऊँ लोगों से, मेरे को लोगों से जान पहचान हो जाए, थोड़ी सीनियर से बात होगी। और मेरे साथ एक और तब बहुत ऐसी चीज़ हुई कि मेरा तब एक यूट्यूब, ये वाला यूट्यूब चैनल था, इसमें मैंने वीडियोस डाली थी, और ये वीडियो ऐसा हो गया था कि पूरे कॉलेज में वायरल हो गई थी, मतलब हर ग्रुप में शेयर हो रही है, क्योंकि मैंने एक आईआईटी के ऊपर वीडियो डाल दी थी और एक अपना मैंने म्यूज़िक वीडियो डाल दी थी, मतलब जो काफ़ी अच्छी लगी थी सबको, तो वो बहुत ज़्यादा शेयर हो गई थी, तो मेरे को बहुत लोग ऑलरेडी इस सब के कारण जानने लग गए थे। और मेरी एक लाइव स्ट्रीम पे तब तन्मय भट्ट ने रेड कर दिए थी, तन्मय भट्ट तब एक रेड करता था, IQ रेड्स करता था, तो उसमें मेरी लाइव स्ट्रीम पे रेड कर दी थी उसने। तो ये वाली चीज़ भी बहुत ऐसे बहुत बड़ी बात हो गई थी, कॉलेज में सबको पता था कि हाँ एक आर्यन भल्ला करके यूट्यूबर है, वो ऐसे है, तो ऑलरेडी बहुत लोग मुझे जानते थे, तो मुझे एक ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट इस बात का भी मिला कि मेरे अंदर ऑलरेडी एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ बहुत लोग मुझे जानते हैं। फिर मेरा ऐसा हो गया कि यार अब मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं बस वो करूँगा जो मेरे को करना है। और फिर जब स्टैंड अप क्लब का भी आया, स्टैंड अप मैंने एक बार स्कूल में किया था, तो मुझे स्टैंड अप में इंटरेस्ट था, तो मैंने स्टैंड अप में भी अप्लाई कर दिया, और मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरा होगा या नहीं होगा, तो उन्होंने बोला था कि एक सेट लिख के सुनाना है। तो अब उस टाइम पे भी मेरे को नहीं पता था कि ये फ़नी होगा या नहीं, कुछ भी होगा। और बट होता क्या है, मुझे बाद में ये पता चला कि वो लोग ये देखते भी नहीं कि ये इंसान फ़नी है कि नहीं, वो देखते हैं कि ये कितना कॉन्फिडेंट है, कितने अच्छे से बोल लेता है, वो ये सब चीज़ें ही देखते हैं। तो मेरे को जो उस टाइम पे बेस्ट लगा, मैंने कुछ ना कुछ लिख के उनको सुना दिया, उनको अच्छा लगा, मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा लगा, बोलने का स्टाइल अच्छा लगा, तो ये सब उन्हें पसंद आया और वहाँ पे हो गया। तो ऐसे स्टैंड अप क्लब में हो गया मैं, और उसके बाद पूरे कॉलेज टाइम पे भी मैं ऐसा ही रहा, मतलब ऐसे बिल्कुल एक तरह से बेशर्म कह सकता हूँ मैं अपने आप को, कि मैं किसी के सामने भी कुछ भी कर देता था, ये नहीं सोचता था कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, किसी से बात करनी है तो सामने से आके बात कर लेता था, वरना लोग नॉर्मली सोचते हैं यार वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता, मैं क्यों बात करूँ, वो नहीं कर रहा है वो, मैं ये सब नहीं सोचता था। मैं क्या यार क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे 4 साल के लिए आए हैं, दोस्त बनाएंगे, तो बस इसी माइंडसेट से मैं गया था, तो इसी कारण मेरे दोस्त भी बन पाए और मैं इतने सोसाइटीज़ क्लब्स का भी पार्ट हो सका, और स्टैंड अप भी, और स्टैंड अप से भी कॉन्फिडेंस मिला। और स्टैंड अप का भी ऐसे था यार, मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने स्टैंड अप किया कॉलेज जाके स्टेज के ऊपर, वो बाई चांस ऐसा था कि एक शो हो रहा था डांस का, और वो बहुत बड़े ऑडिटोरियम में था, मतलब 2000 लोग का सीटिंग ऑडिटोरियम था, पूरा भरा हुआ। अब वहाँ पे उनको एक स्टैंड अप कॉमेडियन चाहिए था जो कुछ परफॉर्म कर सके, बीच में 2 डांस परफॉर्मेंस के कुछ ब्रेक सा था, तो उसमें हमारे सीनियर्स ने पूछा कि कोई करना चाहते हैं या नहीं, तो तब मैंने बोल दिया। तब नॉर्मली लोग यार डरते हैं इस बात से, पर मेरे को था कि नहीं मैं करूँगा, मैं यही सोच के गया था कि मैं जहाँ मौका मिलेगा वहाँ जाऊँगा, तो मैंने बोल दिया मैं करूँगा, और जैसे जैसे करके मेरे को चांस मिला, तो वो 2000 लोगों के सामने जब मैंने जाके परफॉर्म कर दिया ना, उसके बाद से तो मेरे अंदर बिल्कुल ही डर खत्म हो गया। जब एक बार वो कर दिया मैंने कि ठीक है यार अब तो ये कर दिया, इसके ऊपर तो क्या ही हो सकता है, और तो किसी बात से डरूँ मैं। तो ऐसे करके मेरी जर्नी रही, और मैं इतना कॉन्फिडेंट हो पाया अपनी पूरी कॉलेज लाइफ। अभी तक की आपकी जो जर्नी मैंने सुनी, उसमें मुझे ऐसा लगा कि आप बहुत अच्छे एक सेल्फ एनालिसिस किया है आपने अपने लाइफ को, कि डे बाय डे आपने एनालिसिस किया। आपने एनालिसिस किया कि मुझे अब क्रिकेट वाला चैनल बंद करना चाहिए, मुझे पढ़ाई में जाना चाहिए। फिर आपने ऑनलाइन में जैसे शिफ्ट हुआ, तो उस समय अपने आप को शिफ्ट किया कि भाई अब ऑफलाइन से ऑनलाइन में करना है, अब टाइम कम बचा है तो मुझे वैसे स्टडीज करना पड़ेगा। साथ में आपको पता चला कि अब मैं अलग जगह जा रहा हूँ, तो वहां पे भी आपने अपने आप का एनालिसिस किया कि मुझे बात करना है लोगों से। साथ में आपने बहुत सारे क्लब्स में ट्राई किया, इंटरव्यू दिया। तो ये जो ऑडियंस देख रही है उन्हें भी सीखना चाहिए कि सेल्फ एनालिसिस कैसे करना है। फिर आते हैं हम कुछ प्लेसमेंट्स के ऊपर, कि आपने भैया जैसे आपने बताया था कि इंटर्नशिप में आप नहीं गए थे, समर इंटर्नशिप में नहीं गए थे। उसके बाद आपने किसी किसी वीडियो में बताया कि आपको कोडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि बहुत सारे कंपनियां मोस्टली डीएसए, एमएल, डीप लर्निंग इसके रिलेटेड आती है। आपने बताया कि उससे रिलेटेड नहीं था, तो क्या आपको फेजेस करना पड़ा, और आपने एक पॉइंट पे ये भी सोचा था कि आप प्लेसमेंट में नहीं बैठेंगे, तो क्या डिसीजन था उसके पीछे पूरा? हाँ बहुत कुछ एक साथ पूछ लिया तूने। ठीक है, तो यार देख सेल्फ एनालिसिस का ऐसा है कि मैं स्टार्टिंग से ही अब करता आ रहा हूँ हमेशा, और मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा यार मैं कि ये कोई स्किल है, मेरे को लगता है कि हर कोई करता है सेल्फ एनालिसिस, पर लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं ये एडमिट करने में कि वो कैसे हैं, उनमें क्या क्या कमियाँ हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने अंदर ये बात नोटिस की है कि मैं बहुत जल्दी एडमिट कर लेता हूँ कि मैं इस चीज़ में गलत हूँ।
और जब तुम ये करने लग जाओ तब तुम्हें बहुत ईजी लगेगा चीज़ें चेंज करना। पर अगर तुम एडमिट ही नहीं करोगे तुम नहीं कर पाओगे। तो जब मैंने अपना ये वाला सोचा कि चैनल बंद करना है, अब ऐसा है देखो मैं स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद करता हूँ और खाली बैठना पसंद करता हूँ कि मैं खाली बैठा हूँ और उसमें क्या होता है मैं सोच पाता हूँ अच्छे से। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जो भी आइडियाज़ है मेरे अंदर, आइडियाज़ आते हैं या थॉट्स आते हैं, वो तभी आ सकते हैं जब तुम अकेले बैठो थोड़ी देर और अपने आप से बात करो। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप से बात करता हूँ अकेले बैठ के। तो मेरे को लगता है कि यार सबको करनी चाहिए, तभी तुम जो तुम सोच रहे हो तुम्हारे अंदर क्या क्या चल रहा है तुम वो सब जान सकोगे। अगर तुम खुद से बात करोगे, खुद से सोचोगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और सही गलत सबको पता होता है, सबको पता होता है यार कि मेरे अंदर क्या क्या गलत है क्या क्या सही है। बट लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं वो एडमिट करने से कि वो यहाँ यहाँ गलत है। एक बार तुम वो डरना छोड़ गए तो तुम्हें अपनी गलतियाँ पता चल जाएंगी, उसके बाद बहुत ईजी है वो गलतियाँ सही हो जाएंगी अगर तुमने एडमिट कर लिया। तो इसी कारण मेरे को पता था कॉलेज आने से पहले कि यार मैं नहीं इतना लोगों से बात कर पाता, जबकि मेरे दोस्त भी थे, मेरे स्कूल में अच्छे खासे दोस्त थे और मेरा सही चल रहा था सब, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। तो मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं जैसा चल रहा है वैसे चलते रहने देता। बट मेरे को पता था कि ये मेरे लिए गलत है, लॉन्ग टर्म गलत है। बट बहुत लोग होते इस टाइम पे वो ये सोच लेते कि यार ठीक तो चल रहा है मैं क्यों चेंज करूँ, मेरे में कौन सा मैं ठीक तो है, मतलब वो अपने आप को समझाने लग जाते कि हम गलत नहीं हो सकते। तो मैं कहूँगा कि ये बहुत गलत चीज़ है। अपने आप को फेस करो, जो रियलिटी है उसको फेस करो, सोचो कि हाँ ये हमारे लिए गलत है। अगर तुम कुछ पढ़ाई भी कर रहे हो, तुम्हें पता है कि यार मैं अपना 100% नहीं दे रहा, सबको पता होता है कि तुम अपना बेस्ट नहीं दे रहे, अगर नहीं दे रहे होते तो तुम्हें पता है कि तुम बेस्ट नहीं दे रहे, तो अपने आप को झूठ मत बोलो, अपने आप को मत समझाओ नहीं मैं पढ़ तो रहा हूँ, इतने घंटे पढ़ता हूँ ये वो, अपने आप को झूठ मत बोलो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम नहीं दे रहे अपना बेस्ट तो मतलब तुम नहीं दे रहे और पुश करो। तो अपने आप को जब तुम फेस करना सीखोगे ना तब तुम अपनी सारी चीज़ें अपने आप ही सही करने लग जाओगे, किसी को बोलना ही नहीं पड़ेगा। तो सेल्फ एनालिसिस ऐसा सच कुछ नहीं होता, बस अपने आप से बात करो और अपने आप को सच बोलो। अपने आप से झूठ बोलोगे यार फिर कुछ फ़ायदा नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये मैं बोलूँगा ये बहुत बड़ा पार्ट रहा है मेरी हर चीज़ में कि मैं इम्प्रूव हो पाया। और हाँ प्लेसमेंट्स पे आते हैं। प्लेसमेंट्स का देख कैसे था, प्लेसमेंट्स का मेरा ऐसा प्लान नहीं था बैठने का काफ़ी टाइम से। मतलब लास्ट मैंने कोडिंग वगैरह ट्राई की थी और डीएसए वगैरह मुझे पसंद नहीं आया था, और फिर इंटर्न सीजन था तो मेरी इंटर्न भी नहीं लगी थी और मेरी सीजीपीए भी कुछ खास नहीं थी। तो मुझे और यही था कि यार मैं वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ और मेरे को इसी सब में कुछ करना है। तो मैंने सोचा कि यार ठीक है प्लेसमेंट का देखते हैं बाद में, अभी सिर्फ इसी पे फोकस करते हैं, कुछ ना कुछ इसी में ही करना है। तो तब मैंने स्टार्ट किया इंटर्नशिप्स ढूंढना कंटेंट के रिलेटेड, कंटेंट राइटिंग के रिलेटेड। तो तब मैंने कॉलेज में रहते हुए एक वो की थी, आउल्ड मीडिया करके एक एजेंसी है, वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप की थी एज ए कंटेंट राइटर। और वो कुछ ऐसे 5,000 रुपये ही देते थे महीने के। तो बट फिर भी मैंने किया था कि ठीक है कुछ काम तो सीखने को मिलेगा, करते हैं ये बात। तब मेरे को पैसा कमाना मेरा फोकस नहीं था। अब वो मैं जब कर रहा था तब मुझे साथ में ही एक एक बंदे का मैसेज आया था कि वो चाहता है कि वो एक चैनल शुरू कर रहा है और वो मैं उस चैनल के लिए वीडियोस बनाऊं। वो और तब आईपीएल चल रहा था तो वो मुझे चाहता था कि मैं आईपीएल के रिलेटेड वीडियोस बनाऊं उसके चैनल पे, मतलब वो मुझे पैसे देगा ये करने के और मैं उसके चैनल पे ये सब करूं। तो मैंने को वो भी अपॉर्चुनिटी सामने से मिली। तो मुझे ये भी लगता है कि जब तुम काम करना स्टार्ट करते हो ना, जब तुम एफर्ट पुट करते हो तुम्हें सामने से काम मिलेगा, तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बट अगर तुम अपना बेस्ट दे रहे होगे तभी होगा ये। तो मुझे ये हुआ तो मैं वो भी करने लगा। तो कॉलेज में रहते हुए मैं ये दो काम एक साथ कर रहा था और ये बहुत ज़्यादा टाइम खाते थे। मतलब मेरा दिन के 5-7 घंटे इसी में जा रहे थे कॉलेज में रहते हुए। और 5-7 घंटे ऐसे सुनने में लगता है कि क्या ही होते हैं, बट कॉलेज में ऐसा होता है कि तुम्हारे दोस्त मस्ती कर रहे हैं, कुछ प्लान्स बना रहे हो और तुम वो सबको मना करके अपने कमरे में काम कर रहे हो। और मुझे कुछ खास पैसे भी नहीं मिल रहे थे, 5,000 मिल रहे थे। तो बट मेरे को ये सब काम में ही मजा आता है। तो मुझे था कि अब मैं प्लेसमेंट्स की तैयारी नहीं कर रहा तो मैं ये सब मैं अच्छे से करूँगा। फिर उसके बाद मेरी समर इंटर्नशिप नहीं लगी थी, फिर 2 महीने का समर ब्रेक होता है तो मैं घर वापस आ गया था। बट तब भी मुझे था कि 2 महीने ब्रेक है बट मैं कुछ ना कुछ काम करूँगा, कुछ ना कुछ सीखूंगा। तो तब मैंने वीडियो एडिटिंग की फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी थी, मैंने क्लाइंट्स ढूंढ लिए, मैं एडिट करने लग गया। और फिर मुझे एक कंपनी से इंटर्नशिप का भी ऑफर मिल गया एज अ कंटेंट राइटर। तो मैं बैंगलोर चला गया तब दोबारा 2 महीने के लिए इंटर्न करने कंटेंट राइटिंग में। तो तब से ही मेरा ये चल रहा था कि यार मैं कोडिंग वगैरह नहीं करूँगा, मैं कुछ ना कुछ कंटेंट के रिलेटेड, राइटिंग के रिलेटेड ऐसा कुछ काम ही करूँगा आगे चल के भी। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहा था तब आगे तक कि ठीक है देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूँगा। अभी जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है आगे चल के भी मिल जाएंगी। फिर उसके बाद जब लास्ट 7th सेमेस्टर था, जो प्लेसमेंट का पीक टाइम होता है जब सब लोग डीएसए कर रहे हैं, तब भी मैं एक कंपनी के साथ इंटर्नशिप कर रहा था और तब वो मुझे पे भी बहुत अच्छा कर रहे थे। और मैं तब उनके लिए वीडियोस बना रहा था, रील्स बना रहा था, ये सब ही कर रहा था। तो
पर बस तब यही क्लियर था मुझे कि अगर मैं प्लेसमेंट की तैयारी नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बैठ के टाइम पास नहीं करूँगा, मैं कुछ ना कुछ तो करता रहूँगा जिससे मेरे आगे वाले करियर में हेल्प हो। तो तब भी मैं एक टाइम ऐसा था कि मैं दिन के 12-12 घंटे भी काम कर रहा था कॉलेज में, पूरा पूरा दिन काम कर रहा था, और कभी फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ कोई क्लाइंट के लिए, कभी कोई इंटर्नशिप का काम कर रहा हूँ, कभी अपनी वीडियोस में काम कर रहा हूँ। तो मैं पूरे टाइम अपना अपना बेस्ट दे रहा था इस चीज़ में भी कि इसमें भी करियर बनाऊंगा तो अपना बेस्ट दूंगा, ऐसा नहीं है कि कुछ हाफ हार्टेड कर रहा हूँ। तो ये मैं करता रहा, और फिर एंड में मैंने सोचा कि, और मैंने कोई कोडिंग नहीं की, कोई डीएससी नहीं की, पूरी प्लेसमेंट की कोई तैयारी कर ही नहीं रहा था मैं सीरियसली। बट ऐसा हुआ लास्ट मोमेंट पे, लास्ट 1 महीने में, कि मैंने सोचा कि यार प्लेसमेंट के टेस्ट तो दे ही लेता हूँ, कि कुछ ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं होगा मेरा कोई, बिना तैयारी के टेस्ट देने चला जाता हूँ। और ऐसा होता है कि कई कंपनी सिर्फ एप्टीट्यूड वाला टेस्ट लेती है, कि उसमें वो लॉजिकल रीजनिंग, प्रोबेबिलिटी, बेसिक्स ही पूछती है, तो वो टेस्ट तुम दे ही सकते हो। और मेरी मैथ स्ट्रॉन्ग थी तो मैं वो टेस्ट दे लेता था ऐसे ही, और ऐसे ही करते करते मेरे 2-3 इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट आ गई थी। तो फिर इंटरव्यू से 1 हफ्ते पहले मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इंटरव्यू आ रहा है, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी कुछ नहीं है, तो भी मैं अपना ऑलरेडी जो काम कर रहा हूँ वो करने लग जाऊँगा। तो तब मैंने 1 हफ्ता थोड़ी बहुत तैयारी कर ली, अपना रिज्यूमे वगैरह अच्छे से देख लिया, क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं उसके बारे में पढ़ लिया, और फिर इंटरव्यू दिया। अब मुझे लगता है कि इंटरव्यू में मुझे ये बहुत हेल्प हुई कि लोग नॉर्मली बहुत डरते हैं इंटरव्यू देने से, उन्हें लगता है क्या होगा। मैं पर्सनली, मेरा ये मेन गोल था ही नहीं, मुझे था कि यार मेरे को करना तो वही है, ये तो मैं बस दे रहा हूँ कि देखते हैं क्या होगा। तो इसके कारण मुझे डर था ही नहीं इंटरव्यू देने में। उस चक्कर में मैं कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा था कि नहीं भी होगा तो क्या होगा। जब तुम्हारे मन से ये डर निकल जाता है कि खोने को कुछ नहीं है, तब तुम कॉन्फिडेंट तो हो गई। तो इसके कारण मुझे लगता है इंटरव्यू मेरा हुआ था जो, उसमें उसने मेरे से जो जो पूछा, जो जो मुझे आता था मुझे बता दिया, और जो मुझे नहीं आता था मैंने उसमें क्लियरली बोल दिया कि ये मुझे नहीं आता। तो नॉर्मली लोग नहीं बोलते ये इंटरव्यू में, नॉर्मली लोग बहुत घबरा जाते हैं, कुछ ना कुछ बात घुमाने लग जाते हैं, बट मैंने बहुत क्लियरली बोल दिया था उसको कि ये मुझे नहीं आता, ये मुझे पता है, ऐसे ऐसे किया था। तो मुझे लगता है कि इंटरव्यूअर को ये बात भी अच्छी लगी होगी कि मैं इतना ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ, और बहुत क्लियर था मैं कि मुझे ये आता है, ये ऐसे किया है, और ये नहीं आता तो नहीं आता। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरे को प्लेसमेंट में। और बस फिर प्लेसमेंट होगी, उसके बाद मैंने सोचा कि उसके बाद भी मैं करता रहा ये सब, ये जो इंटर्नशिप्स वगैरह कर रहा था। बट फिर मैंने सोचा कि अभी के लिए तब मुझे इतना टाइम कंपनीज के लिए मैंने कंटेंट राइटिंग की, वीडियो एडिटिंग की, और वीडियोस बनाई दूसरी कंपनीज के लिए, दूसरे ब्रांड्स के लिए। उससे मुझे रियलाइज़ हो गया यार कि ये काम में एक तो इतना बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म पैसा नहीं है, कि मैं जॉब करते हुए इन कंपनीज के लिए इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाऊंगा, और मेरे को बहुत ज़्यादा सीखने को भी नहीं मिल रहा। उससे बेटर है कि मैं अपने पर्सनल ब्रांड पे ही काम करूं, अपना सारा टाइम इस चीज़ पे दूं, इसमें मुझे ज़्यादा ग्रोथ दिखी। तब मुझे रियलाइज़ हो गया कि मेरे को इतना ज़्यादा मज़ा भी नहीं आ रहा दूसरी कंपनी के लिए। अब उसमें ऐसा होता था जैसे एक कंपनी है, मेरे को उनके लिए वीडियो बनानी है जो उनके चैनल पर जाएगी, अब वो मुझे स्क्रिप्ट देते थे एक, अब मेरे को वो स्क्रिप्ट बोलनी है। तो मुझे लगा कि उसमें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा मुझे, कि मैं बस बोल रहा हूँ स्क्रिप्ट। तो इसके कारण मुझे तब रियलाइज़ हो गया कि मुझे ये तो नहीं करना लॉन्ग टर्म। तो तब मैंने डिसाइड किया कि अब मेरी जो प्लेसमेंट लगी है मैं इसी में जॉब करूंगा, और साथ साथ में अपने यूट्यूब पे, अपने इंस्टा पे एक्टिव रहूंगा, उसमें सारा टाइम दूंगा, और जब उसमें ग्रोथ हो जाएगी तब मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा और ये फुल टाइम करूंगा। जी, आपके एक वीडियो में ये भी पता चला कि आपने इन 6 मंथ कॉलेज में रहते हुए 4 LPA तक की आपने, जो आपने कमाया है 4 LPA तक, वो कैसे किया और किस कंपनी के लिए काम करते हुए किया था? हाँ, तो ये जो मैंने पूरा बताया कि मैं इंटर्नशिप्स कर रहा था, ये उसी के टाइम का एक टाइम था, 6 महीने का। तो उसमें स्टार्ट ऐसे हुआ, स्टार्ट 5,000 महीने से हुआ था, जो मैंने एक इंटर्नशिप की उसमें 5,000 मिल रहे थे। फिर मैंने बताया जैसे कि एक बंदे का मेरे को मैसेज आया कि मैं आईपीएल पे वीडियोस बनाऊं, तो वो मुझे 20,000 पर मंथ देता था इस बात के, वो 2-2.5 महीने चला। और उसके अलावा मैं फ्रीलांसिंग करता था, उसमें मेरे पास क्लाइंट्स थे, फॉरेन क्लाइंट्स थे, तो वो अच्छा पे करते थे। तो फ्रीलांसिंग से मैंने वीडियो एडिटिंग में काफ़ी अच्छे पैसे कमाए थे, मतलब अराउंड 1.5 to 2 लाख सिर्फ फ्रीलांसिंग से कमाए थे। और उसके अलावा जो मैंने बैंगलोर जाके इंटर्नशिप करी, और एक और कंपनी थी फ्यूचरेंस करके, वहाँ पे काम किया, वो भी 30-40 थाउजेंड महीना देते थे। तो ये 6 महीने का ही टाइम था, बट इसमें मैं पैरेलली बहुत चीज़ें कर रहा था। मतलब कभी 2 कंपनीज में साथ में भी काम कर रहा हूँ, साथ में फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ। तो वो मैं कह रहा हूँ ना, वो 6 महीने पूरा ग्राइंड का टाइम था एक तरह से, कि मैं दिन में 10-10, 12-12 घंटे टाइम दे रहा हूँ। और कॉलेज में रहते हुए मैंने 1 महीने में मैं इतना हो गया था कि मैं 1 लाख महीना तक भी कमा रहा था कॉलेज में ही एंड में। बट तब इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं खुद ही एग्जॉस्ट हो गया था। तो इस कारण मैंने फिर कुछ चीज़ें छोड़ दी और थोड़ा कम कर दिया कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा लॉन्ग टर्म, बहुत ज़्यादा थक रहा था मैं तब। तो ऐसे करके टोटल अमाउंट में 6 महीने में वो बोलूँगा तो 4-4.5 लाख के आसपास था। या एज आपका फिर
आपका प्लेसमेंट लगा एज अ बिजनेस एनालिटिक्स, तो क्या एक्सपीरियंस रहा? एक तो प्लेसमेंट हो मतलब आपका क्या रिएक्शन था पहले कि हाँ भाई मेरा हो गया है, मेरा नाम आ गया है, मेरी 15 LPA की पैकेज लग गई है, और उसके बाद क्या एक्सपेक्टेशन था कि मतलब आप कॉर्पोरेट लाइफ में जाना है? क्योंकि इंटर्नशिप भी उतना आपने एज अ इंटर्नशिप एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके कि मैं एज अ बिजनेस एनालिटिक्स बोले तो वैसे नहीं किया था, एज अ स्क्रिप्ट राइटिंग किया था, तो क्या एक्सपीरियंस था डिफरेंस? तो यार स्टार्ट जब लगा था प्लेसमेंट तब तो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे हम, और ऐसा था कि मेरे सब दोस्तों की लग गई थी प्लेसमेंट तब, और मेरी भी लग गई थी, तो तब तो बहुत ज़्यादा हम सब भी बहुत खुश थे। और लास्ट सेमेस्टर पूरा हमारा फ्री था एक तरह से, कि हम लास्ट सेमेस्टर कॉलेज में प्लेसमेंट भी लग चुके हैं, तो लास्ट सेमेस्टर तो बहुत ज़्यादा मज़े किए हम सब ने। और उसके बाद जब कॉर्पोरेट में जाना था तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लग रहा था मेरे को यार कि पता नहीं क्या होगा, और मेरा बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड भी नहीं रहा टेक का, कि मैंने कोडिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं की, तो मुझे थोड़ा सा वहाँ पे था कि पता नहीं क्या होगा, क्या काम देंगे, वो मेरे से हो पाएगा या नहीं, तो ये थोड़ा सा डाउट था। बट स्टार्टिंग के कुछ टाइम बाद फिर धीरे धीरे मेरे को रियलाइज़ हो गया कि ठीक है, अब ऐसा है कि वो कुछ भी तुम्हें काम देंगे वो ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम अगर उसमें टाइम दोगे, तुम थोड़ा सा सीखोगे, वो काम तो तुम कुछ ना कुछ करके कर लोगे। तो ये मुझे स्टार्टिंग के 1-2 महीने में रियलाइज़ हो गया था। उसके बाद से मेरे को हो गया कि हाँ ठीक है, तो अब मैं मैनेज तो कर लूँगा साथ में जॉब के, और फिर जो वो मुझे काम देते, तो पहले होता था थोड़ा कि ये नई चीज़ दे दी, मुझे नहीं आती, ये देखना पड़ेगा, पहले डर लगता था, बट अब वो बार बार हो गया तो उसकी भी हैबिट हो गई कि ठीक है कुछ भी देंगे तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके काम तो हो ही जाएगा। अब बस टाइम देने की बात है कि तुम्हें टाइम देना पड़ेगा बैठ के, अगर तुम दोगे टाइम तो हो ही जाएगा चीज़। तो अब तो हो गए मेरे को 7-8 महीने हो गए इस बात को भी, तो अब तो काफ़ी फेमिलियर हो गए सबसे। ये तो अब आपको क्या लगता है अगर आप लाइफ में पीछे जा सकें, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी गलतियां हैं जहां पे आप काम करना चाहेंगे कि आप ये डिसीजन नहीं मुझे लेना चाहिए था, ये डिसीजन लेना चाहिए था? जैसे आपने एक डिसीजन बताया कि मुझे IIT दिल्ली केमिकल ब्रांच एज मैं प्रीफर करता, और क्या डिसीजंस आपको लगते हैं कि आप वो चेंज करते हैं अपनी लाइफ में? नहीं, मैं IIT दिल्ली वाला तो मैं नहीं बोलूँगा कि मैं चेंज करता अगर मेरे पास होता भी, मतलब मैं सोचता हूँ कई बार कि शायद बेटर होता, बट ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा IIT रुड़की में जो डेलीमा में दोस्तों है के साथ वो रहा। भी, क्या? डेलीमा में है। नहीं, दिल्ली में नहीं, कभी कभी मेरे को लगता है शायद, क्योंकि मेनली मेरे को लगता है बेटर होता है IIT दिल्ली, क्योंकि स्टैंड अप मैं करता हूँ, तो स्टैंड अप का सीन दिल्ली में बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता है शायद मैं बेटर कर पाता स्टैंड अप में अगर मैं दिल्ली में होता। बट ओवरऑल अगर मैं कहूँगा, बट ओवरऑल कॉलेज एक्सपीरियंस मेरा रुड़की में बहुत ज़्यादा बेटर रहा, जो शायद कहीं और ना हो पाता, क्योंकि दोस्त बहुत अच्छे मिल गए और चीज़ें करने को बहुत कुछ हो गई। स्टैंड अप क्लब है IIT रुड़की में प्रॉपर, IIT दिल्ली में वो नहीं है। तो अगर मेरे को चांस मिले तो शायद नहीं करूँगा मैं चेंज IIT रुड़की से, तो मैं ओवरऑल बहुत ज़्यादा खुश रहा हूँ। बट एक चीज़ जो मेरे को लगती है कि मैंने पूरी कॉलेज लाइफ बहुत ज़्यादा अपने चैनल पे काम नहीं किया, अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल वगैरह पे काम नहीं किया, मतलब मैंने ये जो बताया 6 महीने वीडियोस वगैरह बनाई, ये दूसरी कंपनीज के बनाई, दूसरों के बनाई, और उसके अलावा भी जो बाकी टाइम था पहले 3 साल थे उसमें मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था अपने इंस्टाग्राम वगैरह को लेकर, मतलब मैं बनाता था वीडियोस चैनल पे, बट महीने में एक वीडियो बना दी, ऐसे बनाता था। तो तब मुझे लगता है अगर मैं तब और ज़्यादा कंसिस्टेंट रहता तो आज शायद मैं और ज़्यादा बेटर पॉइंट पे होता अपने इंस्टाग्राम को लेके, यूट्यूब को लेके। बट तब मैं ऐसे चिल मोड में था कि ठीक है कर लेंगे, और तब ऐसा था कि एकदम से जेई के बाद आए थे, तो 2-2.5 साल की पढ़ाई के बाद आए थे, तो तब था कि अभी सिर्फ मज़े करते हैं बाद में देखेंगे। तो तब मुझे लगता है तब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पूरे टाइम देता, बट थोड़ा बहुत टाइम दे सकता था मुझे लगता है इन सब चीज़ों को भी, तो शायद आज और ज़्यादा बेटर पोजीशन पे होता है। ये मुझे लगता है कि एक गलती। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता एज सच कि मैं कोई बोलूँगा कि बहुत बड़ी गलती रही है जो मैं चेंज करना चाहता। भैया अभी जो बच्चे कॉलेज में हैं उन्हें क्या एडवाइस रहेगी, आपकी तरफ से क्या एडवाइस रहेगी, जो स्टार्टिंग अब कॉलेज में आने वाले हैं, जो जेई एडवांस क्रैक करके आए, या फिर किसी भी कॉलेज में जाने वाले हैं, या फिर जो बच्चे कॉलेज में हैं, उन दोनों बच्चों के लिए क्या एडवाइस रहेगी आपकी तरफ से? यार देखो, कॉलेज में एक तो अलग अलग चीज़ें ट्राई करो, इतना मत सोचो कि सब लोग कोडिंग कर रहे हैं तो मैं करूँ कि ना करूँ, इतना मत सोचो यार। मेरे कॉलेज में लिटरली सब लोग कोडिंग कर रहे थे, और तब भी मैं नहीं कर रहा था, मेरे को था कि नहीं मैं नहीं करूँगा और मैं कुछ और करूँगा, वीडियोज़ वगैरह बनाऊँगा, और एंड में कुछ ना कुछ तो हो ही गया। तो ये नहीं बोलूँगा, ये ही बोलूँगा मैं कि ज़्यादा डरो मत यार, कॉलेज ही 4 साल वो टाइम है जब तुम्हें ना पैसे कमाने हैं, ना तुम्हारे से कोई एक्सपेक्टेशन है, और कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा कुछ भी ट्राई करने में। उसके बाद
तुम्हें पैसे कमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, तुम पे एक प्रेशर होगा कि अब पैसे कमाने हैं, जॉब करनी है। तो कॉलेज ही वो 4 साल है जब तुम लिटरली कुछ भी कर सकते हो, उस पर फेल हो सकते हो और तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो इसके कारण तुम्हारे मन में जो भी आता है वो ट्राई करो। कि तुम्हें लगता है तुम्हें फोटोग्राफी पसंद है, जाके फोटोज खींचो, फोटोग्राफी ट्राई करो, वीडियो एडिटिंग करनी है, कुछ जो मन में आता है ट्राई करो। चाहे तुम उसमें खराब भी हो कोई बात नहीं, एक बार ट्राई ज़रूर करो, वरना तुम्हारे मन में रह जाएगा कि मैं एक बार ट्राई कर लेता। और लोगों के बारे में ना सोचो यार कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, ये वो। बिल्कुल एकदम बेशरम हो जाओ, जो मन में आता है करो यार। लिटरली किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो। सच में बता रहा हूँ मैं। मतलब तुम एक बार कुछ करोगे, हो सकता है 2 लोग तुम पे हंसेंगे, 4 लोग हंसेंगे, वो भूल जाएंगे यार, बट तुम वो चीज़ कर लोगे ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मन में आता है, तुम्हें डांस पसंद है जाके डांस करो, जो करना है कॉलेज में करो। कॉलेज ही वो टाइम है जब तुम खुल के इतना ईजीली सब कुछ कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कर सकते हो। तो बात करो, जाके दोस्त बनाओ। और बस डरो मत यार, अपने मन से डर निकाल दो। ये डर निकाल दो कि ये क्या क्या हो जाएगा अगर मैं ये करूँगा। कुछ नहीं होगा, कुछ ख़राब नहीं हो सकता तुम्हारे साथ ये 4 साल कॉलेज में। एट द एंड तुम जब बाद में वापस देखोगे टाइम, तो तुम हमेशा खुशी होगे कि यार मज़ा आया मैंने ये किया। बस यही मेन एडवाइस दूंगा मैं, अगर तुम अभी कॉलेज में जाने वाले हो। लोगों के बारे में ना सोचो और जो मन में आता है ट्राई करना, बिना किसी के डरे। ये रहा, आपने सुना आर्यन भल्ला भैया को, और साथ में इन्होंने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि हाँ इन्हें कोडिंग पसंद नहीं थी, लेकिन इन्होंने अलग अलग फील्ड ट्राई किया, अपने आप को बिल्ड किया, साथ में अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करते रहे, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको भी करना चाहिए। साथ में आप भैया क्या फाइनल एडवाइस देना चाहोगे, इस कंक्लूजन, इस पूरे पॉडकास्ट का क्या कंक्लूजन आपकी तरफ से रहेगा? यार मेन कंक्लूजन यही रहेगा कि यार जो भी करते हो पूरा मन लगा के करो, हाफ हार्टेड कुछ मत करो। हाफ हार्टेड तुम्हें कभी ना करके अच्छा लगेगा, ना तुम्हें कुछ हासिल होगा। जो भी चीज़ कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, खेल रहे हो, जो भी चीज़ करते हो, अपना पूरा बेस्ट दो, अपना 100% दो। और आउटपुट मिले ना मिले, तुम्हें एक जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है भाई। बस उसको चेस करो, वो है असली चीज़ जो पानी चाहिए। कि अपना बेस्ट दे के जो तुम्हें रात को नींद आएगी ना, वो चीज़ को चेस करो। बस ये कहूँगा मैं। थैंक यू सो मच भैया हमारे चैनल पे आने के लिए, ये वैल्यूबल पॉइंट्स बताने के लिए। जो ऑडियंस देख रही है वो अपने वैल्यूबल पॉइंट्स इससे ले सकती है, अपने लाइफ में अडॉप्ट कर सकती है, जिससे उन्हें भी अब बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। और आप आर्यन भैया को खुद सुन सकते हैं, इनके इंस्टा आईडी और आपकी यूट्यूब आईडी आप इनके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो के, तो आप जाके देख सकते हैं आर्यन भैया का खुद का चैनल और साथ में इंस्टा आईडी, जहाँ से आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, या फिर जो भी जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मिलेंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए मिलेंगे, अलग अलग एक्सपीरियंस आपको मिल जाएंगे। तो जाओ जल्दी से डिस्क्रिप्शन में चेक करो आईडी, और जल्दी जाके सब्सक्राइब भी कर लेना। और ऐसे ही पिकनिक स्टडी पे भी बने रहो, यहाँ पे भी वैल्यूबल इंसाइट्स आते रहेंगे, अच्छे अच्छे गेस्ट आते रहेंगे। आप गेस्ट को टैग कर सकते हो कि कौन सा हमें गेस्ट को बुलाना चाहिए। तो आप ऐसे ही बने रहो चैनल पे और जिंदगी में मचाते रहो।